अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। सुबह बखैर आप लोगों को। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। स्मोक भी बहुत ज़्यादा आ गया हुआ है, पूरा लाहौर जो इस वक्त अफेक्ट हुआ हुआ है, हम लोग सब बीमार हैं। मगर आज हमने सोचा कि सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिकेट की, क्योंकि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए पहले T20 में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 55 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज़ में बर्तरी हासिल कर ली है। 195 रन के हदफ के ताक़ों में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन एक बार फिर जो है नाकाम नजर आई और पूरी टीम जो है में से 139 रन पर ढेर हो गई है। साइम अयूब की बात की जाए तो 37 और साहबजादा फरहान 24 रन के साथ नुमाया रहे हैं, जबकि बाबर आजम कोई रंग ना बना के जो है पेविलियन लौट गए हैं। और एक बार फिर जो है मायूस कुन नज़र आ रही है ये बात कि बाबर आजम कुछ भी ना कर पाए। और अगर हम बात करें स्टैट्स के ऊपर तो बाबर आजम का जो है T20 इंटरनेशनल में 8वां डक था, जिसके साथ उन्होंने शाहिद आफरीदी का नापसंदीदा रिकॉर्ड बराबर कर दिया। पाकिस्तानी बॉलिंग में मोहम्मद नवाज ने 3 विकेटें हासिल की, मगर जनूबी अफ्रीका के बैटर्स खासतौर पर ब्रीज हेंड्रिक्स जो है 60 रन की इनिंग्स खेलकर जो है मैच का रुख उन्होंने जो है पलट दिया। दूसरी जानिब अगर बात करें PSL के हवाले से तो बहुत मुख्तलिफ किस्म की जो है स्टेटमेंट वो सामने आ रही हैं। फ्रेंचाइज ओनर जो थे मुल्तान सुल्तान के अली तरीन, उन्होंने चेयरमैन PCB को जो है स्पेशली ख़त लिखा है और कहा है कि इस गेम को, इस पूरी लीग को शफाफ बनाया जाए और मजबूत बनाने के लिए तजावीज़ भी पेश की हैं। ख़त में फ्रेंचाइज को फैसला साजी में शामिल करने और एडहॉक फैसलों से गुरेज और गवर्नेंस को बेहतर बनाने के ऊपर भी बात की गई है। ये तमाम मामलात पाकिस्तानी क्रिकेट के मुस्तकबिल और निज़ामी ढांचे पर भी कई सवालात उठा रहे हैं और हम भी सवालात उठा रहे हैं कि क्या ऐसा होना चाहिए, कहाँ जो है गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ गवर्नेंस की प्रॉब्लम्स हो रही हैं और ख़ास तौर पे क्रिकेट की जो ना दिन ब दिन जो है क्रिकेट पस्ती में जा रहा है, बदहाली का शिकार है। तो हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट हाफिज़ मोहम्मद इमरान ने, जिनको मैं शो में वेलकम कर रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज़, सबसे पहले हम बात करते हैं कल के मैच के हवाले से। हम लोग सब रात तक लेट उठे हुए थे देखने के लिए कि शायद पाकिस्तान एक बार फिर जो है कामयाबी समेट सके, मगर फिर वही बैटिंग के इश्यूज़, बैटिंग लड़खड़ा जाती है। हम जिस प्लेयर पे बहुत इन्हसार करते हैं, कहते हैं कि अच्छा कमबैक करेगा, वो हमें संभाला नहीं देता और बाय द एंड ये होता है कि टेल एंडर्स भी काम नहीं कर पाते, बैटिंग भी काम नहीं करते, मिडिल ऑर्डर वैसी फेल हो जाती है। देखिए, ये कल के मैच की अगर बात करें तो शुरू होता है ये सिलसिला आपका टीम सिलेक्शन से। उसके बाद आप फॉर्मेशन बनाते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं और उसके बाद आप मैदान में उतरते हैं। जब आपकी बुनियाद ही गलत होगी और उसके बाद आपका कॉम्बिनेशन भी ठीक नहीं बना पाएंगे तो फिर आपके इम्कानात कम हो जाते हैं। याद रहे कि जनूबी अफ्रीका की ये टीम, उसने कल 4 फास्ट बॉलर्स खिलाए हैं और वो पाकिस्तान के नहीं है, वो जनूबी अफ्रीका से सफर करके आए हैं। ठीक है, इतनी लंबी फ्लाइट लेके वो पाकिस्तान पहुंचे, लेकिन उनको पाकिस्तान के बारे में शायद हालात ज्यादा बेहतर पता हैं माइक हैसन से, सलमान अली आगा से, या हमारी सिलेक्शन कमेटी से, या बाकी तमाम लोगों से। पाकिस्तान के फहीम अशरफ को तीसरे फास्ट बॉलर के तौर पर खिलाया गया था। क्या मकसद है उनकी टीम में मौजूदगी का अगर उन्होंने बॉलिंग नहीं करनी? आप मोहम्मद नवाज की गेंदबाजी पर सब खुश हो जाएंगे, लेकिन क्या ऐसे मैच में बॉलिंग का फायदा है कि जब एशिया कप के फाइनल में वो बॉल ही नहीं कर पाते हैं? सो आप क्रिकेट अच्छी नहीं खेल रहे हैं, आपकी सिलेक्शन अच्छी नहीं है। कल के मैच में भी देखें कि कोई लाइन लेंथ नहीं है किसी बॉलर की, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की। आप एक साइड पे बॉल कर रहे हैं, फील्डर आपके ऊपर हैं, शॉर्ट बॉल आप पीछे करेंगे, आप इतनी जगह देंगे बैटर्स को खेलने के लिए, वो रन्स तो बनाएंगे। तो कोई हिकमत अमली नहीं है, कोई उसमें आपको सोच नजर नहीं आती, कोई आपको उसमें एक आपको जान नजर आती है ना। जब वो बर्गर बॉलिंग कर रहे थे, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखें, वो कैसे बॉल फेंकने के बाद जब उसका फॉलो थ्रू है वो बैट्समैन की तरफ कैसे जाता है। और इन तमाम पाकिस्तान के खिलाड़ियों की जो T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, इनकी फिजिकल फिटनेस के ऊपर बहुत संजीदा किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इनकी ना कैचेस पकड़े जाते हैं, ना ग्राउंड फील्डिंग, बिल्कुल ना ग्राउंड फील्डिंग इनकी अच्छी है। तो आप ऐसे तो दुनिया नहीं जीती जा सकती ना। कल डेवॉर्ड ब्रेविस ने एक बॉल स्प्रिंट लगाया पीछे, आप उसकी एफर्ट को देखें कि कितना भागने के बाद उसने डाइव किया और एक यकीनी चौके को रोका है। रन्स भले 1-2 ही बचाए होंगे उसने उस पे, लेकिन उसकी एफर्ट से आपको नजर आएगा कि वो किस हद तक उसमें उनकी जान लगती हुई नजर आती है कि वो हर हाल में गेंद को रोकना चाहते हैं और मैच जीतना चाहते हैं। ये वाली कोशिशें पाकिस्तान की टीम में उसकी कमी नजर आती है।
तो उसमें आप फिर टीम फॉर्मेशन की बात कर लें, बाबर आजम, सलमान अली आगा एंड उस्मान खान। अब 190 प्लस अगर आपने दुनिया की अच्छी टीमों के खिलाफ चेस करने के लिए जाना है, इन तीनों के स्ट्राइक रेट आप उठा कर देख लें कि इन तीनों के स्ट्राइक रेट क्या है, और ये एक के बाद एक बैटिंग करने के लिए आ रहा है, नंबर 3, 4, 5। और जिसको कहा गया था कि ये स्पिन बहुत अच्छी खेलता है, कल जरा उसकी बैटिंग देख लें। उस्मान खान के बारे में, उस्मान खान, जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, बैटिंग देख लें। तो ये गलत बयानी करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के सिलेक्टर्स, कप्तान, हेड कोच, सब के सब। इन्होंने कौम को बेवकूफ बना के रखा हुआ, और कौम को बेवकूफ बनने का शौक है, वो खुशी से बेवकूफ बनते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है कि बड़ी बड़ी बातें करे, सब्ज बाग उनको आए, दूर को करीब दिखाना शुरू कर दे, अंधेरे को रोशनी दिखाना शुरू कर दे। ये कौम का भी मिजाज है, उसको अच्छा लगता है बेवकूफ बनना। बने रहे, बेवकूफ बन रहे हैं। आप पूरे 20 ओवर्स नहीं खेलते हैं। आपकी बैटिंग नंबर फहीम अशरफ को किस लिए डाला है? बैटिंग के लिए डाला ना, बैटिंग लंबी की है। फिर आप 18वें ओवर के 19वें ओवर के पहले बॉल पे आपके 10 खिलाड़ी आउट हो गए। बिल्कुल, आप पूरा भी नहीं कर पाए। बिल्कुल ऐसे ही था ना, आपकी बॉलिंग है ना, ये बैटिंग हैवी क्रिकेट चल रही इन दिनों, रन्स की क्रिकेट है। बैट्समैन ऑब्वियसली मॉडर्न क्रिकेट है, टेस्ट थोड़ी है, डिफरेंस है दोनों में। ये 9 बल्लेबाज का मैटर नहीं करते, मैटर करते हैं कि आपके जो 5-6 हैं वो इतने अच्छे होने चाहिए कि वो मुखालिफ टीम को मुसीबत डाल दें। ये हर मरतबा 130-135 के ऊपर तो मैचेस नहीं जीते जाते ना, 160 कर लें वो नहीं होता, ठीक है। ये ज्यादा से ज्यादा 160 रन करते हैं भाग दौड़ के, और इनकी बातें सुन लें तो ये बड़े बिल्कुल। कल भी मायूस कुन चीज़ें देखने में आई हैं, फील्डिंग के हवाले से भी, कैच ड्रॉप के हवाले से, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, थोड़ी सी हम बाबर आजम पे बात करते हैं। बार बार इसलिए बात करते हैं, शायद मुझे लोग समझ रहे होंगे कि मैं बहुत तनकीद करती हूँ। तनकीद की बात नहीं है, बात यह है कि फिर डक पे आउट होना, इनकन्सिस्टेंसी ऐसी, या उनको रीहैब की ज़रूरत है, या उनको वापस कुछ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, डोमेस्टिक खेलने की ज़रूरत है, कुछ है। देयर इज समथिंग गोइंग ऑन विद हिम, ही वाज़न्ट लाइक दैट। पता नहीं रीहैब की जरूरत है कि येलो कैप की जरूरत है, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जब आपने उसे ड्रॉप कर दिया था तो वापस क्यों लेके आए? कहाँ पर उसने क्रिकेट खेली है? एक ऐसा बैट्समैन जो रिवायती क्रिकेट खेलता है, उसको स्ट्राइक रेट के पीछे लगा के उसका आपने बेड़ा गर्क कर दिया है। और वो खुद भी कुछ उन्वी राम औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक सी, कुछ शहर दे लोग गुजारा सन, कुछ सानू मरन दा शौक सी। उसने भी कोई काम नहीं किया। उसके भी अब्बा जान कहते हैं वो उसके कोच हैं, सबसे बड़े, पहले और आखिरी, और वही उसके मेंटोर हैं। और उसने भी कोई सीखने वीखने की कोशिश नहीं की। और उसके इर्द गिर्द के लोग, ये जो एहसान मानी साहब के दौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जब वो बने, और जो इंतजामिया थी, उन्होंने उसको पता नहीं क्या कुछ बना के पेश कर दिया, और वो बस उसी में है। क्रिकेट है नहीं, ठीक है, रन आपसे होते नहीं है। उसकी प्रैक्टिस वीडियोस देखा करेंगे। पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये भी क्या मुसीबत पड़ती है वीडियोस जारी करने की। चले एक फायदा ये होता है कि कम से कम इनकी अकल समझ का पता लगता है कि ये प्रैक्टिस कर क्या नहीं, ठीक है। कभी आपने दुनिया के बेहतरीन बैटर्स को पावर हिटिंग की ट्रेनिंग करते हुए उनकी वीडियोस प्रैक्टिस पे देखी है आपने? कभी आपने देखा बैन उसकी आई हो जो रूट की? कभी आपने स्टीवन स्मिथ की वीडियोस देखी हैं ऐसे बड़े बड़े शॉट्स की? मतलब ऐसे इररेलेवेंट प्रैक्टिस है पाकिस्तान टीम की, इररेलेवेंट, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है मैच के साथ, क्रिकेट मैच के साथ। तो ये बाबर को खुद देखना चाहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब उसको ड्रॉप कर दिया था, सिलेक्शन कमेटी ने, इसी सिलेक्शन कमेटी ने और इसी कोच ने ये जो माइक हसन लाए हैं, ठीक है, जिसका माइक उठा के पाकिस्तान के बड़े बड़े ओपिनियन लीडर्स ना चंद महीनों से फिर रहे हैं। माइक ने बदल देना सब कुछ, माइक ने बदल देना, उसका कुछ नहीं बदलना, अपना अपना माइक बदलने आप, ठीक है। तो ये उसकी गुफ्तगू सुन लें। मोहम्मद हारिस को टीम में शामिल किया स्ट्राइक रेट की वजह से, और ड्रॉप किया एवरेज की वजह से। ये तो उनकी अकल है। बिल्कुल ऐसा ही है। शामिल किस वजह से किया है कि स्ट्राइक रेट उसका अच्छा होगा, ड्रॉप किस लिए कर दिया? एवरेज अच्छी नहीं है। तो यार क्या आपने तमाशा लगाया हुआ है पाकिस्तान की क्रिकेट का? तो ठीक है, जब लगा रहे बस, ठीक है। ये एक अच्छा, मुझे रिकॉर्ड तोड़ा, रिकॉर्ड बराबर किया आई थिंक शायद आफरीदी का, डक का। तो शायद आफरीदी की परफॉर्मेंस और बाबर की परफॉर्मेंस का मुवाजना कर सकते हैं। दो मुख्तलिफ खिलाड़ी हैं, उनका वक्त गुजर चुका हुआ है। बाबर आजम बहुत बेहतर क्रिकेट इससे खेलनी चाहिए जो वो खेल रहे हैं, और ये एक बड़ी और किस्म की डिबेट है। तो इसलिए मेरा ख्याल है किसी और दिन वक्त के लिए रख रहे हैं। लेकिन बाबर को इससे बहुत बेहतर क्रिकेट खेलनी चाहिए, वो इससे बहुत बेहतर बैट्समैन है। अच्छा, आपको लगता है कि अगर बाबर को वापस कप्तानी दी जाए तो वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं? वो ना जी ना, क्या लेना देना है? कप्तान बना के तो उसका तबाह किया,
उसकी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस खत्म हो गई है। बनना ही नहीं चाहिए जी। इस टीम में बाबर आजम भी कप्तान है, शाहीन अफरीदी भी कप्तान है, मोहम्मद रिजवान खेलता था वो भी कप्तान है, शादाब खान का इंतजार किया जा रहा है, वो आए उसको बना दिया जाए, तो क्या तमाशा लगाया हुआ। ठीक है, ये जिस कप्तान की, कल आप इनकी बैटिंग देखें। हाँ बिल्कुल हम तो देख के बजाय मायूस हो गए थे रात को, हम तो टीवी बंद कर दिए थे। आप इनकी बैटिंग देखें, मतलब ऐसे लगा हुआ है कि जैसे इनकी जो शूज है ना पहने हुए इन्होंने, उसमें कोयले रखे हुए हैं, मतलब पाँव पे लग ही नहीं रहा जमीन पे। वो ये पाकिस्तान में ना आजकल जो बैटिंग हो रही है ना, जो बैटर्स पाकिस्तान के खेल रहे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान टीम की बात नहीं है, ये जितने ऊपर नीचे जितने भी आपको नजर आते हैं, वो पुराने वक्तों में ना 25, 30, 35, 40 साल पहले बड़ी बसें चला करती थी, सिंगल रोड हुआ करते थे, वो उनका अगला हिस्सा कहीं और नजर आ रहा होता था, पिछला हिस्सा कहीं और नजर आ रहा था, तो वो उनकी अलाइनमेंट ही खराब होती थी। तो वो लगता था कि अगला हिस्सा अभी उतरेगा और कहीं और चला जाएगा और पिछला हिस्सा वहीं पर रह जाएगा। तो पाकिस्तान के बैटर्स को ना इन दिनों जो कोचेस हैं और ये जिस तरीके की इंटेंट की क्रिकेट पाकिस्तान को पढ़ाई जा रही है, उसको लगता है कि इनकी बॉडी की अलाइनमेंट ही ठीक नहीं है। आप देखें विमेन क्रिकेटर्स को, जो उनकी डिक्लैर्क ने साउथ अफ्रीका की बैटिंग की है, या आप देखें वो एक नाम मेरे ज़हन से निकल गया है, ऑस्ट्रेलिया की बैटर्स थी मूनी, और एक बैट्समैन है, एक और बैट्समैन है, उन्होंने पीछे 100 भी किया है एक तो। वो आप उनको ना उनकी टाइम करते हुए बॉल को देखें कि वो कैसे बॉल को टाइम करती हैं, कैसे गैप में खेलते हैं। तो पाकिस्तान के ये जितने भी क्या मैं इनको कहूँगा, जितने भी लोग हैं जो क्रिकेट को पढ़ा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, वो ठीक चीजें बता ही नहीं रहे हैं। और जो खेलने वाले हैं उनको खुद भी तो पता होना चाहिए ना यार कि दुनिया में रन हो कैसे रहे हैं। हाई रिस्क क्रिकेट खेलने के लिए भी आपको बेसिक्स की जरूरत है, पता होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही बेसिक्स की जरूरत है। बस क्या करें, पाकिस्तान इज ऑलवेज बीन अनप्रेडिक्टेबल, समटाइम्स प्रेडिक्शन हो जाती है। उस दिन आपने फरमाया टेस्ट मैच पहला जीतने के बाद खुश हैं, अब उसके बाद पाकिस्तान 2 मैच हार चुका है। हाँ, तो इसका बस ठीक है ना, मैंने आपको यही बात की थी ना कि अनप्रेडिक्टेबल हैं और हमेशा से ही रहे हैं। अच्छा, नहीं प्रेडिक्टेबल हो गए हैं क्या हारेंगे, क्या हारेंगे हो गए हैं। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है ना। कभी कभी आप मतलब सुबह का आगाज होता है और पाकिस्तान की हार से होता है, सुबह का आगाज होता है और पाकिस्तान की नाकामियों की और गलतियों की एक तवील दास्तान से होता है, बेवकूफियों से होता है। मैं कहता हूँ कि अब वो हालत आ गई है इनकी कि यार इनको ये कौन गलती कर रहा है, गलतियों को दोहरा कौन रहा है। सलमान अली आगा ने कहा एशिया कप से सीख के आए हैं, सीख के आए हम वो गलतियां जो सीखी है वो नहीं कर, ये सीखा है। क्या सीखा है? फहीम अशरफ ने एक बॉल नहीं किया, ठीक है। क्या सीखा है? उस्मान खान को वापस ले आए। क्या सीखा है? हारिस को बाहर निकाल दिया। अब अगले मैच में ये भी कोई पता नहीं कि जो दूसरा मैच है उसमें कोई प्लेइंग 11 में फिर तब्दीली हो जाए। कितनी ये ना एक तब्दीली वैसे हाफिज जो होगी, कुछ ना कुछ तब्दीली लेकर आएंगे ऑब्वियसली। हाँ, बस ये खिलाड़ी तब्दील करते रहे, टीम की कारकर्दगी जो है ना वो तब्दील ना करेंगे। हाँ, वो असल होना चाहिए कारकर्दगी। क्या लूट सेल लगा दी है पाकिस्तान की कैब। हर सीरीज में 3, 4, 5 नए लोग डाल देते हैं, 4, 5 को निकाल देते हैं, 4, 5 नए ले आते हैं, ठीक है ना, जिनसे बैटिंग होती है ना कीपिंग होती है। तो यार आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं बगैर किसी कीपर के, कुछ खुदा का खौफ करें। किस दुनिया में है आप? वो कौन सी सिलेक्शन कमेटी है जो अपने आप को बहुत महान समझती है, बहुत अक्लमंद और समझदार समझती है? उसको पूछें कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं यार बगैर किसी स्पेशलिस्ट कीपर के। स्पेशलिस्ट नहीं है, हर बंदे को कहते हैं कि ऑलराउंडर्स बना दिया जाए। ये तो हमने बात ऑलराउंडर इनको कहें कि ऑलराउंडर्स की डेफिनेशन करके, ऑलराउंडर किसको कहा जाता है उसकी डेफिनेशन करके पाकिस्तान क्रिकेट में जहां जहां क्रिकेट होती है ना उसके बाहर ये पोस्टर ना लगाएं पीसीबी ऑफिशियल्स के, वो ऑलराउंडर की डेफिनेशन बड़ी बड़ी ना नुमाया हरूफ में लिख दें कि इसे ऑलराउंडर कहा जाता है। ये नहीं है कि एक हाथ में बॉल पकड़ लें दूसरे में बैट पकड़ लें, क्या है ऑलराउंडर। ऐसा ही है। अच्छा, थोड़ा सा पीएसएल के ऊपर भी बात कर लेते हैं। आपको पता है अली तरीन, अच्छा अली तरीन की और पीसीबी की आपस में जो है तलख कलामी चल रही है और सोशल मीडिया पे चल रही है। मतलब कि हर चीज़ सोशल मीडिया पे वो आप फाड़ते हैं, लेटर वो बताते हैं, वो जब भेजते हैं तब भी बता रहे हैं। खैर एनीवेज, कम टू द पॉइंट, क्या होना चाहिए पीएसएल में शफाफियत और फैसला साजी का जो फुकदान कह रहे हैं अली तरीन, क्या आप समझते हैं इज़ इट लाइक दैट? और मोहसिन नकवी साहब को क्या करना चाहिए? मोहसिन नकवी साहब को जो करना चाहिए वो खुद ही फैसला उसका कर सकते हैं कि उन्होंने क्या करना है। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं
और अगर पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी खराब है तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं पीसीबी के ऑफिशियल्स की भी कारकर्दगी खराब है ना। ये तो नहीं हो सकता कि इदारा बहुत अच्छा काम कर रहा और उस इदारे के नीचे होने वाले काम खराब हो रहे हैं। तो वही पीसीबी ऑफिशियल्स जो पाकिस्तान की क्रिकेट को चला रहे हैं वही पीएसएल को भी चला रहे हैं। एक मुद्दा ये आता है कि ये ज़ाब्ता इखलाक होता है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। हाँ, डिसिप्लिन की वायलेशन कहीं भी उसको इनकरेज नहीं करना चाहिए, लेकिन उस वायलेशन तक क्या जबरी तौर पर अगर लोगों को भेजा जाए तो फिर क्या ज़ाब्ता इखलाक कोई पीसीबी ऑफिशियल्स पर लागू होता है? ये पीसीबी के ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं जी कोई डिसिप्लिन होता है, कोई तरीकाकार होता है। ये जो पाकिस्तान की क्रिकेट किसी डिसिप्लिन और तरीकाकार के तहत चल रही है, ये जो तबाही हो रही है, ये कोई मतलब युगांडा से आ गए हैं लोग, पीएनजी से आ गए हैं, पापा न्यू गिनी से वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के फैसले कर रहे हैं और कौन नहीं चल रही, और पीएसएल के लिए कोई हमने स्विट्जरलैंड से बुला लिए। वही लोग हैं ना, वही लोग कर रहे हैं, इन्होंने तबाही की है, वही पीएसएल के दर पे जिनसे एक टीम नहीं बन रही कई बरसों से, ठीक है, और वो बनी बनाई पीएसएल को तबाह करने के दर पे हैं। ये सलमान नसीर क्यों आया है, पॉडकास्ट क्यों किया है? मुझे बड़ा दुख होता है कि इनके बारे में बात करते हुए इतने सख्त अल्फाज हो जाते हैं। क्या जरूरत थी इनको पॉडकास्ट में बैठने की? अब आप पीसीबी के नाकाम चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रहे हैं और आप अब पीएसएल के सरबराह की हैसियत से काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर अली तरीन 1.25 अरब रुपए, लगभग 1.25 अरब रुपए मेरा ख्याल है उनकी फीस है एक साल की। ये जितने भी फ्रेंचाइज मालकान हैं, ये इन्वेस्टमेंट इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट में किया ना, कारोबार किया है, ठीक है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या तरीकाकार है इनसे बातचीत करने का? इनकी गवर्निंग काउंसिल कहाँ पर है? इनकी कितनी मीटिंग्स होती हैं? वो बात ठीक है, क्यों मीटिंग के मिनट्स नहीं होते? क्यों एजेंडा जारी नहीं होता? क्यों गवर्निंग बोर्ड का एजेंडा जारी नहीं होता? क्यों ये गवर्निंग बोर्ड वाले जो हैं इन्होंने आंखें बंद की हुई हैं इन तमाम मामला के ऊपर? ये जो भी मामला चल रहे हैं क्रिकेट में एडमिनिस्ट्रेटिवली, आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई चीफ क्यूरेटर नहीं है। अच्छा, कोई नहीं। अच्छा। तो चीफ क्यूरेटर है ही नहीं, टॉनी हैमंड छोड़ के चला गया, उसके बाद कोई नहीं है। तो ये कौन मतलब है कि इनको पूछेगा इस पर? मेरा ख्याल है उसका कोई अभी कोई बंदा मिला नहीं होगा जिसको लगाना है। तो ये जहां तक मसला कैसे सॉल्व होगा हाफिज? बिकॉज इट्स ये बहुत आग पकड़ा है और ना करें ना, अच्छा करेंगे ना करें, हाँ। देख लें क्या। आई डोंट थिंक सो कि अली तरीन विल टेक मुल्तान सुल्तान बैक या व्हाटसोएवर जो नजर आ रही है। देखिए बात ये है कि पहला जो पहलू जो सबसे अव्वलीन तरजीह है ब्रांड वैल्यू ना। कहते जी पाकिस्तान क्रिकेट की साख को नुकसान पहुंचा है, तो ये जो रावलपिंडी में पाकिस्तान ने टेस्ट मैच और वनडे खेला है, T20 मैच खेला है, उससे पहले पाकिस्तान ने एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट खेला है, उन मुकाबलों से और नताइज से पाकिस्तान की क्रिकेट की साख में इजाफा हुआ है या नुकसान हुआ है? ये सबसे ज्यादा नुकसान पीसीबी ऑफिशियल्स पहुंचा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को। ये खिलाड़ियों को भी खराब कर रहे हैं। ये जो अब मोहम्मद रिजवान वाला मसला कल सामने आया है और उनको ड्रॉप किया गया, मेरा ख्याल साल जब न्यूजीलैंड गई थी पाकिस्तान इस साल के शुरू में, वो दोनों बाबर आजम और वो टीम का दोनों हिस्सा नहीं थे। जी जी बिल्कुल ऐसे नहीं थे ना। नहीं, अगस्त में आता है आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, अगस्त के तीसरे हफ्ते में, ठीक है। अब अक्टूबर खत्म हो रहा है, आज मेरा ख्याल 29 तारीख है अक्टूबर की, ठीक है। तो अब 28 तारीख को ये खबर आती है कि उन्होंने शरायत रख दी है। क्या उन्होंने अब शरायत रखी है? उन्होंने T20 टीम से ड्रॉप होने का अब तो नहीं पूछा ना। और उनकी तरफ से भी ये ज्यादती है कि जब उनको जब उनकी टीम उनकी जगह तब्दील की गई ना, उनका बैटिंग ऑर्डर चेंज किया गया, अच्छे भले रिटेलिएशन है, आपस की रिटेलिएशंस निकल रही हैं और बाय द एंड ऑफ द डे नुकसान जो है वो क्रिकेट को हो रहा है। क्रिकेट को नुकसान है, किसी का नुकसान नहीं है, ये क्रिकेट को नुकसान हो रहा है। अच्छा, आप क्या समझते हैं हाफिज के बेहतरी के लिए क्या करना चाहिए? पहला कदम क्या होना चाहिए अगर हम फ्रेंचाइज के ऊपर बात करें? आई थिंक हमारा जो राब्ता है वो थोड़ा सा आवाज़ की वजह से आई कुडंट हेयर हिम, ही वाज नॉट ऑडिबल। जैसे ही राब्ता होता है तो हम बात करेंगे, मगर बहुत अच्छी डिस्कशन हुई है, डिस्कशन बड़ी डीप हुई है, बड़ा डीप एनालिसिस हुआ है क्रिकेट के ऊपर। क्रिकेट जो है उसको नुकसान हो रहा है, प्लेयर्स को जो नुकसान हो रहा है वो तो हमारे सामने है, गवर्नेंस क्या कर रही है वो भी आपके सामने है, मगर ये रोज़मर्रा के चेंजेस की वजह से जो क्रिकेट की साख्त है वो मुतासर हो रही है। इसके साथ साथ देखा परफॉर्मेंस कितनी इफेक्ट हो रही है। पिछले कितने महीनों से कितने टूर्नामेंट्स में हमने देखा है कि पाकिस्तान कुडंट कम बैक। एक मैच
चल पाता है, 2 मैचेस फेल कर पाता है क्योंकि बैटिंग ऑर्डर पर कोलैप्स कर जाता है। मिडिल ऑर्डर जो है वो, जब बैटिंग ऑर्डर ऊपर का कोलैप्स करता है तो मिडिल ऑर्डर वैसे ही नहीं काम करता। टेल एंडर्स पे प्रेशर आता है, टेल एंडर्स बाय द एंड ऑफ द डे कुछ नहीं कर सकते। तो इट्स ऑल यूनिटी, टीम वर्क, ये पूरी टीम का काम होता है, ये किसी एक बंदे पर इन्हिसार नहीं कर सकते। बाबर आजम की हम इसलिए बार बार बात कर रहे हैं बिकॉज पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान की पहचान है और पाकिस्तान जो का बहुत बड़ा असासा है, क्योंकि बाबर आजम जब मैदान में आते हैं तो शायकीन क्रिकेट का वलवला और जोश देखने में आया होता है। तो आज जो आप देख सकते हैं कि कल का जो मैच हारे हैं, 3 सीरीज में से 1 जो है पोटीज़ को बर्तरी हासिल हो गई है और पाकिस्तान के पास अभी 2 मैचेस। अब देखना यह है कि क्या होता है, क्या पाकिस्तान दोनों मैचेस जीत पाएगा। इसके साथ साथ PSL का तनाज़ा जो है वो भी सामने आया है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीग है, उसमें भी फ्रेंचाइज ओनर्स जो है वो PCB पे जो आपस में ब्लेम गेम चल रही है और ऑटोमेटिकली चलेगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब फ्रेंचाइज इतनी पैसों में टीम लेती है तो उनका काम होता है कि आपस में कोऑर्डिनेशन करना, एक एजेंडा सेट करना, मीटिंग मिनट्स के ऊपर बात करना। तो ऐसी भी चीज़ें देखने में नहीं आ रही। बाय द एंड ऑफ द डे मोहसिन नकवी साहब, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट बिकॉज यू आर हेडिंग PCB और PC का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और जहाँ क्रिकेट की बात होती है वहाँ गवर्नेंस का जो सबसे बड़ा मसला आ जाता है सामने। अगर गवर्नेंस ना अच्छी हो तो ऑटोमेटिकली पूरी जो है ना गेम वो मुतासर होती है, जैसा कि हमने देखा है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। थोड़ी सी बात करते हैं पाकिस्तानी अचीवर्स की और पाकिस्तान के नौजवान साइंसदान डॉक्टर अवैज़ अहमद हरल ने एक बार फिर दुनिया भर में अपने वतन का नाम रोशन कर दिया है। मटीरियल साइंस और केमिस्ट्री के शोबे में गैर मामूली कारकर्दगी दिखाने वाले डॉक्टर अवैज़ अहमद को मुसलसल तीसरे साल दुनिया के टॉप 2% साइंटिस्ट में शामिल कर लिया गया है, जो कि एक नहायत बहुत बड़ा एजाज़ भी है। खुसूसन अगर हम बात करें कि ऐसी पाकिस्तानी स्कॉलर्स के लिए जो अब भी PhD के मरहले में हैं, फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर अवैस ने अपनी तालीमी सफ़र का आगाज़ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से किया और बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से मास्टर्स मुकम्मल किया और फ़िलहाल स्पेन में कर्तबा यूनिवर्सिटी में PhD कर रहे हैं। 2021 में उन्हें सऊदी केमिकल सोसाइटी की जानिब से यंग साइंटिस्ट अवार्ड से नवाजा गया और जब हाल ही में एरी साइंटिस्ट इंडेक्स 2023 में 10वें नंबर पर रहे हैं, जो इनकी तहकीकी सलाहियतों, अज़म और गैर मामूली काम का एतराफ़ है। यूरोप के सबसे कम उम्र मादी साइंसदान के तौर पर पहचाने जाने वाले डॉक्टर अवैस ने अब तक 150 से ज़ायद तहकीकी मुकालात शायर किए हैं, जिनका मजमूई इम्पैक्ट 1600 फैक्टर से ज़्यादा है, जबकि वो 7 बैनुल-अक़वामी साइंसी किताबों के भी मुदीर हैं और ना सिर्फ तहकीकी मैदान में नुमाया हैं बल्कि पाकिस्तान की 15 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ में भी करीदी मुकर्रर के तौर पर नौजवान साइंसदानों को रहनुमाई भी फराहम कर चुके हैं। डॉक्टर अवैस अहमद हरल इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के शोबा केमिस्ट्री में बतौर लेक्चरार भी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उनकी ये कामयाबी इस बात का सबूत है कि अगर इल्म, मेहनत और तहकीक को मकसद बनाया जाए तो पाकिस्तानी नौजवान आलमी सतह पर किसी भी से कम नहीं है। तो हम उनको शो में वेलकम करते हैं और पूछते हैं कि इतनी कंट्रीब्यूशन उन्होंने कैसे कर ली। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो पहले तो अवैस अहमद खरल साहब, इतनी आपकी कंट्रीब्यूशन है और इतना अच्छा काम कर रहे हैं और आपका नाम जो है वह सर फहरिस्त आया है। Thank you so much. I would like to clarify, it's Awais Ahmed Haral rather than Kharal, and currently I am working as assistant professor in Department of Chemistry, University of Lahore. अच्छा, आई टुक हरल बाय द वे। अच्छा, मे बी लगा होगा ऐसा कि खरल हुआ है। खैर, नेम मैटर्स अ लॉट बाय द वे। नहीं, बिल्कुल नाम बहुत मैटर करता है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि मटेरियल साइंस जो है वो क्या है, बिकॉज मैंने ये पहली बार सुना है मटेरियल साइंस। केमिस्ट्री तो इज लाइक वी ऑल नो अबाउट केमिस्ट्री, बट व्हाट इज मटेरियल साइंस? This is actually a ligand field with the chemistry, like you say attached field है। आपका बेसिक जो फील्ड है वो केमिस्ट्री है, मतलब आपका बेसिक सब्जेक्ट केमिस्ट्री होता है। मटेरियल साइंस एंड मटेरियल केमिस्ट्री मींस कि आप जो मटेरियल्स हैं जैसे कि कार्बन है, निकल है, जिंक है, गोल्ड है, दे आर नोन एज मटेरियल। हम उनको ट्रांजिशन मेटल्स के तौर पे जानते हैं, जिनके ऊपर यानी कि रिसेंटली रिसर्च जो है नैनो टेक्नोलॉजी की, जो कि हमारा बेसिक रिसर्च एक्सपोजर है टुवर्ड्स नैनो टेक्नोलॉजी, तो वो उस फील्ड को एज अ मटेरियल साइंस के तौर पे रिकॉग्नाइज करता है, उसकी डोमेन को।
अच्छा, ठीक है। तो ये रॉ मटेरियल से मुतालिक होता है ये जो साइंस है? नहीं, कंप्लीटली मटेरियल साइंस में अब इसमें डोमेन्स ढेर सारी हैं। आप इसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं, आप इसको फिजिकल साइंस की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं, आप इसको फिजिक्स की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं। और ये मिक्स है, यानी कि ये सारे डिपार्टमेंट्स इसके अंदर मर्ज हो जाते हैं मटेरियल साइंस के डिपार्टमेंट में। लेकिन फिर डोमेन होती है कि रिसर्च की डोमेन आपकी किस से एलाइगन करती है। आइदर वो केमिस्ट्री से एलाइगन करती है, आइदर वो फिजिक्स से एलाइगन करती है, या वो किसी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से एलाइगन करती है। तो वो जो रिसर्च गोल्स होते हैं उसकी बेस पे आप अपनी रिसर्च को डिजाइन कर रहे होते हैं। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि रिसर्च प्रोजेक्ट जो था वो कौन सा सबसे ज्यादा आपको पजीराई मिली है और वो कौन सा प्रोजेक्ट था? पाकिस्तान में तो बात करें तो वी हैव अचीव टू मल्टीपल गोल्स जो कि डाइवर्स भी हो चुके हैं और कमर्शलाइज भी अल्हम्दुलिल्लाह हैं, लेकिन वो बाई कमर्शलाइज हैं, पाकिस्तान में नहीं है। जैसे कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है थ्रू ग्रीन मेथड, लाइक जितना आपका इको फ्रेंडली मेथड होगा एक वो। एंड सेकेंडली इवन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से आई अर्न अ प्रोजेक्ट विच वाज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर एंड यूरोपियन यूनियन फॉर material production for batteries for energy storage devices। ठीक है। अच्छा, आप पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, बैनुल-अक़वामी सतह पर भी आपके प्रोजेक्ट्स भी हैं और कमर्शलाइज भी हैं जैसा कि आपने बताया। पाकिस्तान में किन किन शोबों में जो है अभी गैप मौजूद है अगर हम साइंसी और तहकीकी बात की जाए तो? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ वेरी सैड पार्ट कि अब बच्चों का इंटरेस्ट बेसिक साइंस में नहीं रहा। जब से ये एआई चैट जीपीटी की तरफ रुझान ज्यादा हुआ है तो बेसिक साइंस में आपने सुना भी होगा कि एडमिशंस होना कम हो गए, लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया। जहां तक बात करते हैं ना रिसर्च गैप की, तो बेसिक साइंस आज भी रिसर्च गैप की तरफ ही देखी जाती है और मानी जाती है, क्योंकि रिसर्च गैप्स को कवर बेसिक साइंस के साइंटिस्ट ही कर सकते हैं। आइदर वो कोई केमिस्ट कर सकता है, या कोई फिजिस्ट कर सकता है, या कोई और जो बेसिक साइंस के शोबे से ताल्लुक रखता है, क्योंकि जो बेसिक थीम्स है या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ऑफ रिसर्च वो कोई चैट जीपीटी या एआई से तो कंट्रोल नहीं कर सकता। वो एक ह्यूमन नेचर है या ह्यूमन ब्रेन है जो उसको कंट्रोल कर रहा होता है। यस, और उसके एक्सपीरियंस के साथ या टाइम टू टाइम उसके वर्किंग के साथ फिर एक अचीवमेंट होती है। जस्ट लाइक नैनो टेक्नोलॉजी, 2003 से पहले पाकिस्तान में नैनो टेक्नोलॉजी का किसी को नहीं पता था, लेकिन अब पूरे वर्ल्ड में इस वक्त सबसे डाइवर्स technology is right now nanotechnology. You can't compete with that. अच्छा, मुझे ये बताएगा कि ये भी सुना गया है कि पाकिस्तान में रियल टाइम डेटा अवेलेबल नहीं है, तो किसी भी चीज़ को अगर हम आगे लेके जाना चाहते हैं, तहकीक करना चाहते हैं, रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए रियल टाइम डेटा होना ज़रूरी है। तो इस हवाले से क्या कहते हैं, बिकॉज आप काम भी कर रहे हैं, आप पढ़ा भी रहे हैं। देखें, जो हमारी फील्ड है केमिस्ट्री की या मटेरियल साइंस की, उसमें अगर देखा जाए तो रियल टाइम एनालिसिस तो मौजूद है, नेट पे मौजूद है। देयर आर मल्टीपल ऑथेंटिक वेबसाइट्स, जस्ट यू हैव टू सर्च। नंबर 1 इज गूगल स्कॉलर, स्कोपस, साइंस डायरेक्ट, और फिर हर जर्नल की एक पर्सनल वेबसाइट है। अगर किसी ने, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, आजकल का स्टूडेंट जो है ना वो क्विक नॉलेज चाह रहा होता है कि मुझे जल्दी जल्दी मिल जाए। आई स्टिल रिमेंबर कि हम यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाके बैठते थे, क्योंकि वहाँ पे असेस होती थी, तो वहाँ पे बैठ के हम एक एक पेपर को सर्च करके डाउनलोड करके आते थे। लेकिन अब इवन यू कैन टेक दिस असेस इन योर होम, बट यू हैव टू टेक सम टाइम। आप ऐसे नहीं कह सकते कि विदाउट टाइम यू कैन गेन सम इंटरेस्टिंग थिंग। यू हैव to put some time and effort as well। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में आपने बहुत बात की है, बट नैनो टेक्नोलॉजी का मुस्तकबिल क्या है? हम कहाँ कहाँ देखें इस टेक्नोलॉजी को? देखें, अगर मैं बात करूं लाइक फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, फ्रॉम द मोबाइल एंड फ्रॉम द कंप्यूटर सर्वर, कंप्लीटली यू हैव been converted to nanotechnology. Reason, क्योंकि पॉइंट ऑफ कंसर्न यही है कि आपको इफेक्ट उतना ही मिले, उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी ही मिले, बस साइज छोटा होता जाए। जस्ट इमेजिन, आज से 30-35 साल पहले द साइज ऑफ कंप्यूटर वाज नियर टू वन रूम,
आज वही आपके एक फोन में मौजूद है। ऐसे ही और बहुत सारे ऐसे डाइवर्स फीचर्स हैं, जैसे कि बैटरीज, पहले वो सेल वाली बैटरीज आई, फिर अब लिथियम आयन बैटरीज पे काम होना शुरू हो गया, लिथियम सल्फर पे काम शुरू हो गया, फिर अब रीसेंट जो अप्रोच हुई है वो जिंक एयर बैटरीज। अब इनमें जो रोल ऑफ कैटलिस्ट है वो नैनो मटेरियल्स का है, मींस कि वो कितनी अफादियत से अपना काम कर रहे हैं और किस हद तक उसकी एफिशिएंसी को बरकरार रख रहे हैं। इस तरह सुपर कैपेसिटर है, इसी तरह वेस्ट वाटर मेम्ब्रेन्स हैं जो कि नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो मटेरियल के फॉर्मुलेशन से बन रही होती हैं, जिनको हम एरोजेल्स या मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशंस कहते हैं। बिल्कुल, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, इनोवेशंस आती रहेंगी, ऑब्वियसली चीज़ें भी बदलती जाएंगी आपके। अच्छा, आपके ख्याल में पाकिस्तान में साइंस और इनोवेशन को फ़रोग़ कर देने के लिए गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए, इदारों को क्या काम करना चाहिए, और हम कैसे जो तलबा हैं उनको अवेयरनेस प्रोग्राम्स दिला सकते हैं ताकि वो साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ आएँ और काम कर सकें? This is actually a very important scenario in Pakistan right now, and I am happy that you asked that. Number one is that the awareness seminar should be arranged in the universities. अब जैसे कि University of Lahore जो कि मेरी यूनिवर्सिटी है, we are arranging the multiple workshops for that, कि आप research designs कैसे कर सकते हैं, आप research methodology को कैसे लेके चल सकते हैं, research concept कैसे डिजाइन कर सकते हैं। Project writing is a major concern for current scenario. So even we make some workshops on that, कि how to make project, how to disclose your project, और आप उसको execute कैसे करते हैं, आप उसका write up कैसे आपको करना चाहिए, innovation actually में क्या है, patent वगैरह क्या है। तो ये सारी चीजें आप मतलब it's again, like you have to make some workshops and seminars and expos about these awareness concepts, and students can get the more knowledge to get the more technology from the experts. बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि पहले ज़माने में देखा था कि साइंस एग्जीबिशंस हुआ करती थी, प्रोजेक्ट बच्चे अपने अपनी क्लास के वाइज एग्जिबिट करते थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टेम ने वो चीज़ ले ली, प्रोजेक्ट ख़त्म होना शुरू हो गए, हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड हो गई। तो कंप्यूटराइज्ड चीज़ों के और जो मैनुअल चीजें उनमें कुछ तो फर्क आप देख सकते हैं। नहीं, there is a huge difference. Like आप ये नहीं कह सकते, अब एक चीज जो कंप्यूटराइज्ड है, एक जो आपको ह्यूमन बता रहा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। वो हम कहते होते हैं ना कि जो आप उस्ताद की क्लास में जाके पढ़ लेते हैं वो किताबों में इल्म नहीं मिलता। The point of concern is that is called experience. एक एक्सपीरियंस बंदा आपको टेक्निकल पॉइंट समझा सकता है जो कि कंप्यूटराइज्ड रिसर्च पेपर्स में भी नहीं मिलेगा। द टेक्निकल पॉइंट्स, द डिफिकल्टीज, द डिफेक्ट्स एंड द पर्सनल एरर्स, वो एक एक्सपीरियंस बंदा ही आपको बता सकता है जिसने उसको पहले वॉच किया हो या पहले एक्सपीरियंस किया। ठीक है। अच्छा अवैस, मुझे ये भी बताइएगा कि ये भी सुना है कि पाकिस्तान जो है वो सेकंड नंबर पे आता है प्लेजरिज्म के ऊपर। अगर रिपोर्ट राइटिंग की बात हो वो भी प्लेजराइज्ड होती है, अगर कोई आप रिसर्च करते हो, अपना पेपर सबमिट कराते हो, तो नॉर्मली ये देखा गया है कि प्लेजरिज्म है। इस चीज़ को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि वाकई रियल टाइम डेटा लेकर और अपना पेपर खुद लिखने की आदतें हम कब डाल सकते हैं, कौन हमें बता सकता है? बिकॉज नॉर्मली ये देखा जा रहा है हर यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम ये है कि ये तो प्लेजराइज करके ले आए हैं आप लोग और उनको कहीं ना कहीं पास करना पड़ जाता है। अब उसकी रीजन भी ये है ना कि आपका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो किस पे कंसर्न कर रहा है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन किस बेस पे कंसर्न कर रही है, आपका पूरा डिपार्टमेंट या क्वालिटी सेल उसको कैसे लेके चल रहा है। अब प्लेजरिज्म रिपोर्ट या सिमिलैरिटी इंडेक्स एक साइंटिफिक पब्लिकेशन के लिए वो एप्लीकेबल ही नहीं है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, क्योंकि जर्नल्स की वेबसाइट पे वो सर्च इंजन लगे होते हैं। आप अगर पेपर सबमिट करवाते हैं और उसमें सिमिलैरिटी है तो वो उसी वक्त उसको रिजेक्ट कर देता है, और अगर आप मल्टीपल टाइम ये चीज करें तो वो आपको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं जर्नल की वेबसाइट से। अब पाकिस्तान में लाइक आई एम नॉट अवेयर अबाउट द अदर यूनिवर्सिटीज, बट इन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर वी स्टिल हैव अ क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट जिसमें चीजों को इवैल्यूएट किया जाता है, उसके बाद उसको प्रोसीड किया जाता है। एंड आई मस्ट से टू द अदर यूनिवर्सिटीज कि आप जो यूनिवर्सिटीज के थीसिस हैं या प्रोजेक्ट हैं
उनके ऊपर थोड़ी सी वो स्ट्रिक्टनेस लेके आए जो कि स्टैंडर्ड है। जैसे कि यूरोपियन यूनियन है, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड होता है कि एक बच्चा अगर मास्टर्स का है तो उसका एक इंटरनेशनल रिसर्च पेपर पब्लिश होना चाहिए। अब इंटरनेशनल रिसर्च पेपर का मतलब ये है कि वो उस पेपर को खुद लिखेगा, उसके अंदर प्लेजराइज नहीं होगा, कोई चैट जीपीटी एटसेट्रा नहीं होगी, फिर ही वो उसको कर पाएगा। नाउ इन दैट सिनेरियो ही हैव टू स्ट्रगल। बिल्कुल। So, हर तरह इस तरह ये सिनेरियो कम किया जा सकता है। अदरवाइज यू नो दैट। अच्छा, बतौर साइंटिस्ट आप क्या देख रहे हैं कि विजन पाकिस्तान क्या है और आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं जिसमें आप काम कर रहे हैं और आगे आने वाले बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए बहुत बड़ी इसमें रहनुमाई मिल सकती है उनको? जी बिल्कुल। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स इस वक्त तो आपको अगर पता हो, रिसेंटली नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री मिला है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स को, जिस पे मेरा 2 साल से मैं उसी पे ही काम कर रहा हूँ। और मुझे नहीं मिला, लाइक जिसको मिला है ही वाज वर्किंग ऑन मॉफ। ऑब्वियसली आपको भी एक दिन मिल जाएगा। तो the project with the University of Lahore and with the European Horizon is like to work on MOF based material for energy storage devices। जो हमारी बैटरीज हैं मोबाइल फोन में या लैपटॉप्स में, इनकी एफिशिएंसीज को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, उस पर प्रोजेक्ट चल रहा है। एंड मीनवाइल वी आर वर्किंग ऑन सम अदर टास्क जिसमें हम सुपर कैपेसिटर्स पे भी काम कर रहे हैं और कैलकुलेटर सेल्स पे कि वो रिचार्जेबल बनाए जा सकें, उस पे काम कर रहे हैं। फॉर द स्टूडेंट्स I must say that if they want to learn something with the passion, they have to put their time, their effort and their dedication। और जो रिसर्च इरा है या जो साइंटिफिक रिसर्च है, it takes time। ये एक अलूजन है कि ये ऐसे हो जाता है, ये ऐसे बिल्कुल नहीं होता। इट टेक्स टाइम, इट कॉज डिप्रेशन एज वेल। आपको मल्टीपल टाइम ट्रायल्स लेने पड़ेंगे बिकॉज इट्स नॉट अ जोक कि आप जाएं लैब में जाएं, A+B मिक्स करें और C बन जाएगा। नो, यू हैव टू फाइट विद दैट। आपने वो बना के रहने, बिकॉज इट्स अ किचन केमिस्ट्री। हम इसको किचन केमिस्ट्री कहते हैं कि वो आपने थोड़ा सा नमक ज्यादा करके देखना है, मसाला ज्यादा करके देखना है। तो इट्स मुझे याद आ रहा है मैं एक थ्योरी पढ़ी थी, वो जो बल्ब इजाद हुआ था वो एक ही बार ब्लिंक हुआ था, तो उसने साइंटिस्ट ने कहा था बाकी आप लोगों का काम है आगे लेके जाना। I remember that theory. That because scientist का काम है इनोवेशन करना, उसको कमर्शियलाइज करना या प्रोडक्टिविटी की तरफ लेके जाना। दिस इज नॉट इन द हैंड ऑफ अ साइंटिस्ट। ये मिनिस्ट्री का काम है या गवर्नमेंट का काम है, क्योंकि गवर्नमेंट की अपनी एक बेसिक नीड्स होती हैं कि वो किस पे काम कर रही हैं। जैसे कि रिसेंटली फॉर श्योर इन लाहौर और अदर रीजन्स द स्मोक वाज रियली इफेक्टिंग, सो दे ऑर्गेनाइज अ स्मोक गन। सो दैट वाज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट का विजन क्या चल रहा है इस वक्त, गोल्स क्या हैं, विजन के या मिनिस्ट्री के गोल्स क्या हैं। हम तो बैठ के कुछ भी कह देंगे कि ये कर दें वो कर दें। द गवर्नमेंट दे हैव द पीपल हु आर कैलकुलेटिंग थिंग्स कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद है अवैस अहमद हरल, पाकिस्तानी साइंसदान। पाकिस्तान के लिए उन्होंने ना सिर्फ कंट्रीब्यूशन की है बल्कि पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया है और आजकल वो बहुत से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और कहते हैं कि पाकिस्तानी बच्चे जो हैं उनको साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ आना चाहिए और इस चीज़ को आगे लेके जाना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाला दौर जो है वो टेक्नोलॉजी का दौर है। तो व्यूअर्स, बात करते हैं हम टेक्नोलॉजी के हवाले से, इनोवेशंस के हवाले से, रिसर्च के हवाले से कितना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ विदाउट रिसर्च, विदाउट इनोवेशन मुमकिन ही नहीं है। तो एक और आपको ख़बर से आगाह करते हैं। ख़बर क्या है, वो भी पाकिस्तान का नाम एक बार फिर जो है आलमी टेक्नोलॉजी के नक्शे पर जो है रोशन हुआ है और इस बार ये कारनामा जो है सर अंजाम दिया है एक ऐसे पाकिस्तानी ने जिसने ख्वाब कराची में देखे और इन्हें दुनिया के सबसे बड़े टेक स्टार में सच कर दिखाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेहान जलील की, और जिन्होंने कहते हैं ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सिक्योरिटी की दुनिया का जो नाम है वो जो आज दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान बन चुका है। और रेहान जलील की कायम करदा कंपनी स्क्रूटी AI को अमरीकी सॉफ्टवेयर कंपनी जो है वीम सॉफ्टवेयर ने 7 अरब अमरीकी डॉलर यानी तकरीबन 477 अरब पाकिस्तानी रुपए में हासिल कर लिया। कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि एक ख्वाब जो पाकिस्तानी नौजवान ने देखा उसकी ताबीर जो है वो US ने ख़रीद के कर ली है और ये किसी भी पाकिस्तानी बानी की क़यादत में होने
होने वाली सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी फ़रोख्त जो है टेक एग्जिट में से एक है। और इस दुनिया को ये याद करवाया गया है कि पाकिस्तानी ज़हानत किसी से कम नहीं है। रेहान जलील जिन्होंने अपनी तालीमी सफ़र की शुरुआत जो है NED यूनिवर्सिटी कराची से की और आज अमेरिका टेक इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है, उन्होंने स्क्रूटी AI की बुनियाद इस नज़रिए के साथ रखी है कि जदीद दौर में इदारे अपना डेटा को महफूज खुद कर सकते हैं और ज़िम्मेदार तौर पर मुनज़्ज़म कर सकेंगे। उनकी कंपनी डेटा कमांड सेंटर प्लेटफॉर्म दुनिया भर की बड़ी तंजीमों में से एक है जो डेटा जो है खुदकार दरियाफ्त और महफूज मुनज़्ज़म और दीगर रेगुलेटरी तकाज़ों से जो है हासिल कर सकती है, और सब कुछ मसनूई ज़हानत के ज़रिए यानी AI ड्रिवन जो है प्राइवेसी और सिक्योरिटी ऑटोमेशन से मुमकिन होता है। यही जिद्दत है और यह है विनम सॉफ्टवेयर के लिए कशिश का बाइस बनती है। तो व्यूअर्स, पाकिस्तानी जो हैं वो आपको देखा है कि चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो सोशल नेटवर्क हो या चाहे वो कम्युनिटी वर्क्स हो, पाकिस्तान अपना नाम रोशन करें। और ख़ास तौर पे अगर हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो आज के दिन में हमने आपको दो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्टोरीज़ बताई हैं। एक का तो हमने लाइव इंटरव्यू लिया और एक से हमने बताया कि पाकिस्तान के होनहार नौजवान जो है साइंस टेक में भी अपना नाम जो है वो रोशन कर रहे हैं। व्यूअर्स, यहाँ छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स, बात करते हैं सेहत के हवाले से। बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ साथ जो है आगाही हासिल कर सकें। और जो सर्दियों का मौसम है, शुरू होते ही गुर्दों की पथरी के केसेस में इजाफा देखने में आता है। आमतौर पर लोग समझते हैं कि पथरी गर्मियों में ज़्यादा बनती है, लेकिन तभी माहिरीन के मुताबिक सर्द मौसम में पानी की कमी की वजह से जिस्म को डिहाइड्रेशन और चाय कॉफ़ी के ज़्यादा इस्तेमाल से गुर्दों पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, जिससे पथरी बनने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सर्दियों में पसीना कम आता है, इसलिए जिस्म में फाजिल जो नमकियात हैं खारिज नहीं हो पाते और यही नमकियात गुर्दों में जमा होकर कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स या यूरिक एसिड स्टोन्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। माहिरीन के मुताबिक सर्दियों में लोग पानी जो है कम पीते हैं, गर्म मशरूबात ज़्यादा उस पर इंहिसार करते हैं और जिस्म में पानी की कमी और गुर्दों के फाल पर जो दबाव पड़ता है उससे गुर्दों में पथरी जो है वो बन जाती है, जिसकी शदीद दर्द होती है। और उस वक्त अगर ये भी कहा गया है अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो गुर्दों के कहते हैं किडनी फंक्शंस अक्सर जो हैं वो फेल भी हो सकते हैं, और हमने देखा है कि अक्सर लोग डायलिसिस भी चले जाते हैं। इसलिए एहतियाती तदाबीर करना ज़रूरी है, लाइफस्टाइल को बरकरार रखना ज़रूरी है, जिसमें पानी की जो कमी है उसको बरकरार रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे कि किडनीज़ जो हैं कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं और हम किन किन मर्ज से बच सकते हैं अगर हम एहतियात करें। तो हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अली सकलैन जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, हम उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? जी थैंक यू, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, आप ऑफ द रेकॉर्ड एक बात कर रहे थे कि हेल्थ हमारी प्रायोरिटी नहीं है, मगर मैं ये कहती हूँ कि हेल्थ बहुत एक्सपेंसिव है, टेस्ट कराना भी बहुत मुश्किल होता है। एक बंदा जो कि जॉब ओरिएंटेड है उसके लिए 10-15 हज़ार रुपया निकालना ऐसे होता है कि यार रहने दो, खुद ही कर लेते हैं कुछ। जी आपने ये जो हमारी टॉक चल रही थी तो ये तो मीडिया की खूबसूरती है ना कि उसको पिक करते हैं और उसके बाद ये ले आते हैं, लेकिन ये रियलिटी है। हम जो बात कर रहे थे कि ये कॉमन आंसर है कि जो हम लोगों से सुनते हैं कि जी बहुत महंगाई है, टेस्ट महंगा है, दवाइयाँ महंगी हैं। देखिए महंगाई ओवरऑल है और इसमें आप खाने पीने की चीज़ों से ले लें, आप कपड़ों के पहनने से ले लें, तो हर चीज़ में फ़र्क आया। लेकिन हम सिर्फ़ और सिर्फ फोकस करके ज़हनी तौर पर ये बैठ गए हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ दवाइयाँ महंगी हैं, टेस्ट महंगे हैं और हेल्थ महंगी है। तो यहाँ पर ये जो मैं आपसे बात कर रहा था कि देखें प्रायोरिटीज़ हैं। मैं और आप जब हम कोई भी शॉपिंग करने जाते हैं, हमारे दिल को नज़रों को कोई चीज़ लगती है, ये सूट बहुत अच्छा है, ये शर्ट अच्छी है, ये ट्राउज़र अच्छा है, तो वो बेशक 1000-2000 रुपया हमारे बजट से आउट भी हो रहा है, लेकिन हम इस नज़र से ले लेते हैं कि यार बहुत अच्छा लग रहा है, पहनने में अच्छा लगेगा, हम अच्छे लगेंगे, तो प्रायोरिटी आ गई ना। अब आ जाते हैं जब हमारी सेहत की बात आती है। अब एक चीज़ है कि आपको फीवर हुआ या कोई भी चीज़ ऐसी हुई जिसके लिए अब मसलन आजकल देखें मलेरिया, डेंगू, इन चीज़ों का सीज़न था, तो आपको CBC कराने की ज़रूरत है। आप 10 दफ़ा सोचेंगे नहीं 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 ये तो बहुत महंगा हो गया, ये हो गया, वो प्रायोरिटी में नहीं है। हाँ। तो हमने जहन में सोच लिया, हालांकि गवर्नमेंट के आप अस्पतालों में चले जाएं तो क्या ये टेस्ट फ्री नहीं होते? होते हैं। अगर हम ये बात करें कि डेंगू की CBC कराने की तो 90 रुपये में हो रही है। 90 रुपये में, हाँ। सोच में 90 रुपये बहुत महंगे हैं, लेकिन प्रायोरिटी में होंगे तो ये कुछ भी नहीं है। लाइनें भी सर बड़ी लंबी लगती हैं। सिंपल ये है कि
हमें हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। ये चंद पैसे लगा के अगर हम एक सूट नहीं खरीदेंगे, दवाई और ये लगा लेंगे ना, तो जो आपकी सेहत की खूबसूरती है ना वो हमेशा जिंदा रखेगी आपको। सर आपने बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया ऑडियंस को कि भाई ज़रूरी इंपॉर्टेंस है और प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। हम बात करें किडनीज़ के हवाले से, किडनीज़ की सेहत कैसे बरकरार रख सकते हैं। मौसम सरमा में अक्सर देखा है लोगों को किडनीज़ की शिकायतें हो जाती हैं, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, कैसे उसको कर्ब कर सकते हैं और आगे अगर स्टेज 3 तक पहुँच जाए तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। बड़ा खूबसूरत टॉपिक आपने चुना है। मेरा ख्याल है कि आजकल जो आने वाला मौसम है इसके हवाले से बड़ा यूनिक आपने ये आइडिया लिया और नाजरीन तक हम आज बात करने जा रहे हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि जी गर्मियों में डिहाइड्रेशन होती है, लेकिन आज ये एक कॉन्सेप्ट है विंटर डिहाइड्रेशन का, और ये आज से नहीं है, लेकिन इसको हमने कभी सोचा ही नहीं, कभी डिस्कस ही नहीं किया। तो आज ये मेरा ख्याल है कि बड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए सर्दियाँ जैसे ही स्टार्ट होती हैं, एक तो ये है कि सर्दियों में हमारी जो लिक्विड इनटेक है वो नेचुरली कम हो जाती है। गर्मियों में ज़रा हम बाहर घूमते फिरते ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से जिस्म स्वेट करता है और उसके साथ हमारी जो थर्स्ट है वो बढ़ती है और हम लिक्विड पीना शुरू कर देते हैं। सर्दियों में क्या है, सर्दियों में आप एक कमरे में बंद होते हैं, कोशिश करते हैं कि आपकी जो आउटिंग है वो कम हो, कोशिश करते हैं कि आपकी बॉडी को जो फिज़िकल स्ट्रेस या एक्टिविटी है वो कम देनी पड़े। अच्छा, अब इसके अगेंस्ट जो लिक्विड नॉर्मल इनटेक एक इंसान को 2-2.5 लीटर या 3 लीटर के करीब रिक्वायरमेंट है, वो कम हो के लीटर से भी कम हो जाती है। और वो लीटर जो हम पी रहे हैं एक्चुअली वो हम क्या पीते हैं, यहाँ अब चाय चलेगी या कॉफ़ी चलेगी, ये दो चीज़ें। और आपको पता है कि पाकिस्तान चाय पीने वाले मुल्कों में टॉप 3 में है, बिल्कुल टॉप 3 में आई थिंक, हाँ। इसी के अंदर ही है। तो आप यहाँ से अब ये दोनों मशरूब जो इस्तेमाल सर्दियों में होंगे, ये दोनों आपकी बॉडी को एक हिसाब से डिहाइड्रेट करते हैं, क्योंकि ये आपके पानी का नेमुल बदल नहीं है। अच्छा। आपने 1 कप ले लिया, ठीक है, लेकिन अगर आप 4-4 कप, 1 कप कॉफ़ी पिए तो उसके साथ आपको पता है कि उसको डाइल्यूट या बॉडी हाइड्रेशन मेंटेन रखने के लिए मिनिमम 2.5 से 3 गिलास लिक्विड अगले 4 घंटों में आप पी लें, लेकिन बाद में पानी भी थोड़ा थोड़ा पीते रहिएगा ऑन द डे। ये नहीं है कि हम बैन कर रहे हैं, हाँ। आप लें, लेकिन एक्चुअल ये है कि इसके साथ जो वाटर इनटेक है ना उसको मेंटेन रखना, बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी। अब हो क्या रहा है किडनी स्टोन में, किडनी स्टोन बनते कैसे हैं ये बहुत समझना ज़रूरी है। सिंपल सा फिनोमेना है कि आपने कैल्शियम की बात की, ऑक्जेलेट की बात की, यूरिक एसिड की बात की, आपने कैल्शियम और बाकी सिस्टीन या इन्फेक्शन, इन चीज़ों से स्टोन बनते हैं। अब होता क्या है कि बॉडी में अगर कैल्शियम ज़्यादा है, ऑक्जेलेट ज़्यादा है, यूरिक एसिड ज़्यादा है, तो ये किडनी का काम है कि बैलेंस आउट करना और इन मादों को जो एक्स्ट्रा हो गए हैं यूरिन के ज़रिए निकाल देना। जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, जब आपकी वाटर इनटेक कम है, यूरिन कम बन रहा है, तो यूरिन गाढ़ा होता है और इन्हीं जो मिनरल्स हैं इनके क्रिस्टल्स जो हैं वो बन के स्टोन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और अगर आप अपनी लिक्विड इनटेक यानी कि वाटर इनटेक अच्छी रखते हैं तो आपका किडनी ज़्यादा यूरिन बना रहा है, तो एक हिसाब से किडनी की फ्लशिंग हो रही है, तो इन मिनरल्स को मौका ही नहीं मिलता कि ये आपस में क्रिस्टल बना के किसी भी कलेक्शन की शक्ल में स्टोन बन सकें। तो सर्दियों में इसलिए ये थोड़ा एग्रीवेट कर जाता है क्योंकि फोकस आ जाता है गर्म मशरूबात के, हमने सर्दी से बचना है और हम चाय कॉफ़ी के ऊपर तवज्जो दिए होते हैं और हम पानी को भूल चुके होते हैं। आप चाय कॉफ़ी लें, लेकिन आपको साथ आजकल के भी और सर्दी के मौसम में भी कम से कम 2 लीटर लिक्विड पानी की इनटेक की सूरत में ज़रूर लेना चाहिए ताकि आपकी बॉडी ये सारा फ्लश आउट करती रहे। जो है वो अब अगर स्टोन बन जाएंगे तो आपकी किडनी को डैमेज करेंगे। आपने CKD की बात की कि अगर वो 3rd स्टेज पे चले गए तो 3 से आगे आगे 4 में कन्वर्ट होना और 5 में जाकर डायलिसिस पे आना तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं, अगर हम बात करें थोड़ी सी अपनी लाइफस्टाइल के हवाले से और खाने पीने के ट्रेंड के हवाले से, जो सर्दियों में पथरी के जो मरीज़ हैं उनके लिए मुफीद होती हैं। अच्छा, अब ये है कि यहाँ पे एक मैं बड़ा एक इसको रेमेडी कह लें, टोटका कह लें कि हमने बात की ना कि क्या ये चाय और कॉफ़ी की, चाय और कॉफ़ी ऑक्जेलेट से रिच हैं, तो ऑक्जेलेट से हमने बचना है। अब ग़िज़ा में आ जाते हैं, अगर आप इसके साथ दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा चाय की बजाय गर्म पानी लें, उसमें आप एक लेमन निचोड़ें
और ये भी तो आपको गर्म पानी की सूरत में मिल जाएगा ना, और जो सर्दी का एहसास है कम हो जाएगा। अब ये जो सिट्रेट जाएगा, जो सिट्रस आपका जाएगा, ये आपके स्टोन को भी डिसॉल्व करने में मदद करता है। ये आपके जो यूरिन में क्रिस्टल बनते हैं उनको भी ये कम करता है। और आप ये देखें कि वही पानी हमने पीना है, तो चाय पीनी है या कॉफ़ी पीनी है, और उसकी जगह पे हम अगर ये भी ऐड कर लें तो हम बच सकते हैं। नंबर 1। दूसरा ये है कि पालक, साग, मेथी और टमाटर ये सब्जियों में रिच हैं, जिनमें ऑक्जेलेट ज़्यादा होता है, यूरिक एसिड ज़्यादा होने का, तो ये निकाल दें, बाकी सब्जियां आप इस्तेमाल कर लें, वो आपके लिए मुफीद है। बीज वाली सब्जी जो होती है, नहीं, सब्ज पत्ते वाली, ये निकाल दें, ठीक है, ये निकाल दें, जिसके पालक, साग, मेथी बेसिकली वो ग्रीन लीव्स है ना, ठीक है, तो उनको आप निकाल दें। बाकी सब्जियां आपके लिए हेल्दी हैं, बाकी फ्रूट्स आपके लिए हेल्दी डाइट हैं। अच्छा, अब ये देखें कि सर्दियों में फ्राइड चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस बढ़ता है, जो प्रोसेस्ड फूड है यानी कि फास्ट फूड, जंक फूड, इनकी तरफ, और ये सारा क्या है, सॉल्ट है। अब सॉल्ट को भी आपने निकालना है, तो आप इन चीज़ों से अवॉइड करें, ये ख़ास तौर पर आपके लिए नुकसानदेह हो जाएंगी। अगर आपने कोई चीज़ तल के ज़्यादा मिर्च मसाले करके खानी, उसकी जगह के सिंपल अगर बॉयल शेप में ले लेंगे, स्टीम कर लेंगे, ग्रिल कर लेंगे, तो आपके लिए लेस वो टॉक्सिक होगी। नमक का इस्तेमाल मुनासिब रखें, बंद ना करें, लेकिन हम बहुत ज़्यादा जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी किडनी हेल्थ जो है ना वो बैडली अफेक्ट होती है। अच्छा, ज़्यादा जो लोग कैल्शियम कंज्यूम करते हैं, बहुत ज़्यादा टैबलेट्स फॉर्म में भी लेते हैं, वैसे भी दूध भी बहुत ज़्यादा है और वॉट जो भी इनके प्रोडक्ट्स में होता है, तो उससे भी किडनी स्टोन्स बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक बड़ा मशहूर कहावत हम सुनते आए हैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हमारा प्रॉब्लम मुआशरे का ये है कि अगर हमारे जहन में एक बात आ गई है ना जी कि आपने कैल्शियम लेना, ये हड्डियों के लिए ठीक है, आपने विटामिन डी लेना, ये हड्डियों की ताकत के लिए ठीक है, आपने मैग्नीशियम लेना, इस चीज़ के लिए ठीक है, हम उसको फिर अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं। हमारा कोई मॉनिटरिंग लेवल नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर आता है, इस्तेमाल करने में शायद मैं कहूँ कि कोई मजायका नहीं है, लेकिन उसकी कोई लिमिट हो ना, तो वक्तन फ़वक्तन अपनी बॉडी में आप चेक करें कि आपका कैल्शियम लेवल बढ़ तो नहीं रहा, आपका विटामिन डी लेवल बढ़ तो नहीं चुका, आपका मैग्नीशियम लेवल जो आप सप्लीमेंट यूज़ करते हैं वो हाथ से तजावुज़ तो नहीं करके वो करेंगे। अब देखें, कैल्शियम बढ़ गया, स्टोन बनाएगा, विटामिन डी बढ़ गया, स्टोन बनाएगा, मैग्नीशियम बढ़ गया, आपको इधर प्रॉब्लम करेगा, किडनी को क्यों नहीं करेगा। तो इन सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल करने का तरीका यही है कि आप साथ अपनी मॉनिटरिंग जारी रखें। फिर वही बात आ जानी है, जब टेस्ट कराने की बात आनी, आपने कहना है कि टेस्ट बहुत महंगा है। नहीं, खाते वक्त हमने नहीं सोचना, खरीदते वक्त उस वक्त हमारी प्रायोरिटी आ गई ना कि ये जिस्म के लिए, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। टेस्ट कराते वक्त हम ये सोचते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, गुर्दों की पथरी जब होती है तो उसकी अलामात कैसे जाहिर हो सकती हैं, हमें कैसे पता लग सकता है कि हमें कुछ ना कुछ है? बड़ा खूबसूरत सवाल है। गुर्दों की तकरीबन हर बीमारी को, और गुर्दों की बीमारी को एक खामोश कातिल कहा जाता है, साइलेंट किलर। इसका मतलब ये है कि शुरू की स्टेजेस में आपको किसी किस्म की अलामत होती नहीं है। अच्छा, मसलन कोई पेशेंट है किडनी डिजीज़ में चल रहा है, उसको कोई अलामत ही नहीं है, वो तो टेस्ट कराएगा तो पता चलेगा। स्टोन बन गया, जब किडनी में स्टोन बन रहा होता है, इसकी कोई पेन नहीं होती, इसकी कोई अलामत नहीं होती। ये आपको पता कैसे चलेगा? या तो आप रूटीन में साल 6 महीने के बाद कोई अल्ट्रासाउंड कराता है, या बॉडी के टेस्ट कराए, तो जब आपने देखा यूरिक एसिड फलां चीज़ बढ़ी है तो फिर आप अल्ट्रासाउंड कराएं। अलामत क्या आएंगी? जब स्टोन किडनी के अंदर से मूव करके पेशाब की नाली में, चूंकि अब वो निकलने का रास्ता ढूंढेगा ना, बन गया, अब उसने निकलना है, निकलने का रास्ता है कि पेशाब से की नाली से वो मसाने में गिरेगा। ये जो उसकी मूवमेंट जब स्टार्ट होती है ना, फिर पेन होगी। और चूंकि इसकी चोंचें बनी होती हैं, बास स्टोन्स की बड़े शार्प एजेस होते हैं, वो जैसे जैसे पेशाब की नाली से वो दीवारों से रगड़ता हुआ निकलता है, वहाँ पर पेन शिद्दत की, वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है आपको पेशाब के रास्ते। अगर स्टोन पड़े हुए हैं, इसके साथ चूंकि इन्फेक्शन होने का इम्कान होता है, तो फिर आपको यूटीआई के सिम्टम्स यानी कि पेशाब में जलन, तकलीफ़, बुखार का होना। बाज़ दफ़ा लोगों को ये पता नहीं होता कि पथरियाँ हैं, उनको यूरिन में इन्फेक्शन हुआ, उन्होंने यूरिन का टेस्ट कराया, वहाँ से आगे अल्ट्रासाउंड हुआ तो पता चला जी कि वहाँ से पथरियाँ पड़ी हुई हैं और ये इन्फेक्शन वहाँ से हो रहा है।
तो जब ये मूवमेंट स्टार्ट होगी तो फिर आपको सर्दी, बुखार, दर्द, पेशाब में खून का आना और शदीद किस्म की पेन जब हो रही होती है, अटैक हो, तो फिर आपको नौजिया, वॉमिटिंग, ये अलामत उस वक्त आएंगी जब स्टोन मूव करेगा। अच्छा, स्टोन बन गया, पता लग गया, रूल आउट हो गया, अब उसको रिमूव कैसे करना है? सर्जरी से करना है, लेज़र से करना है, हकीमी दवाइयों से करना है कि नॉर्मल मेडिसिन से करना है? अच्छा, हम आपकी हकीमी मेडिसिन और इन चीज़ों से पहले स्टार्ट हो जाते हैं। पहले नंबर पर तो अगर स्टोन बन गया है ना, तो अभी तक अगर हम एलोपैथिक की बात करें तो दुनिया में कोई दवाई डायरेक्टली ऐसी ईजाद नहीं हुई कि जो इमीडिएटली पेशेंट को दी जाए और उससे स्टोन जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। आपने लाइफस्टाइल, डाइट, इन्हीं मॉडिफिकेशंस पे जाना है कि ताकि उसकी फर्दर वो ना हो। हाँ, सम स्टोन्स की जो टाइप हैं वो बाज़ दफ़ा जो कुछ हर्बल मेडिसिन या कोई होम्योपैथिक के ट्रायल हुए हैं, सारों को वो डिज़ोल्व नहीं करती, लेकिन फ्यू टाइप्स को वो डिज़ोल्व कर सकती हैं, लोग ट्रायल करते हैं। अब ये है कि स्टोन का साइज़ क्या है, 2 mm है, 4 mm है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, रिगार्डलेस कि आपने जो भी रेमेडी या टोटका इस्तेमाल किया, अगर आपका स्टोन 5 mm से कम है तो ये वो उसका साइज़ है कि चांस है कि वो पेशाब की नाली से स्लिप होके क्रश हो जाए, वो खुद ब खुद मसाने में गिरेगा और पेशाब के रास्ते बाहर आ जाए। अगर स्टोन आपका 6 mm से बड़ा है, 8 mm है, 10 mm है, तो ये चूँकि पेशाब की नाली से ज़रा बड़ा है तो इम्कान कम होता है। एमरजेंसी इसमें एक ही है जो ट्रीटमेंट की, जो हमने आगे मेडिकल ऑप्शन अडॉप्ट करनी है कि अगर ये स्टोन आपका पेशाब की नाली में फंस गया और उसने उस गुर्दे की जो पेशाब की ड्रेनेज है उसको रोक दिया, तो गुर्दा पीछे से फूलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पेशाब तो कॉन्टिन्यूस बन रहा है ना, लेकिन आगे ड्रेन नहीं हो रहा। अब गुर्दा पीछे से सूजना शुरू हो गया है, फूलना शुरू हो गया है, ये इमरजेंसी है। अब इसमें अगर तो वो पेशाब की नाली जहाँ से स्टार्ट होती है गुर्दे के साथ वहीं पे अटका हुआ है, तो यहाँ पर जो शुआएं जो बाहर से लगती हैं ना, जो कमर में पीछे लगाते हैं, उससे इसको क्रश किया जा सकता है, जिसको हम लिथोट्रिप्सी कहते हैं। लेकिन अगर ये नीचे पेशाब की नाली में आ गया और मसाने की करीब आके कहीं फंस गया है, तो यहाँ पर यूजुअली ये जो बाहर वाली शुआएं हैं ना, ये उसको अफेक्ट नहीं करती और वहाँ पर कम इम्कान होता है। वहाँ पर फिर हमें जो पेशेंट को, आजकल बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कि पेशाब की नाली से कैमरा डालते हैं, उस कैमरे में लेज़र होता है, वो उसको वहीं पे मेल्ट कर देता है और चंद हफ्तों के लिए एक स्टेंट डाल दिया जाता है, गुर्दा ड्रेन हो जाता है और बाद में वो स्टेंट भी निकल जाता है। दिस इज़ द सिंपलेस्ट ऑप्शन, लेकिन अगर आप और लेटेस्ट ऑप्शन, लेकिन बाज़ दफ़ा स्टोन की साइज़ बहुत बड़ा है, वो ऊपर ही फंसा हुआ है, तो ओपन सर्जरी भी करनी पड़ती है, लेकिन ओपन सर्जरी आजकल बड़ी कम की जाती है जब से ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। ठीक है, ये डिफरेंट मेथड्स हैं, आपने हर स्टोन के ऊपर बता दिया है। यूटीआई अक्सर होता है लोगों को और बहुत ज़्यादा होता है यूटीआई, हर दूसरे घर का ये मसला है यूटीआई। अब डॉक्टर्स के पास जाए वो कहते हैं हाँ पब्लिक वॉशरूम इस्तेमाल किए होंगे तो इसलिए यूटीआई हो गया, लेकिन जब आपने बताया कि यूटीआई कैन बी रिलेटेड टू द किडनी एज वेल, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है ये अवेयर करना कि यूटीआई के जो पेशेंट्स हैं वो उनको कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए, बता दें। LFT जी बिल्कुल, आप देखें यूटीआई को 3 हिस्सों में तकसीम करें। पहले यूटीआई आपकी जो पेशाब की नाली जहाँ से खराज हो रहा है वहाँ के इन्फेक्शन से भी हो सकता है, यूटीआई मसाने के अंदर इन्फेक्शन से हो सकता है, यूटीआई उससे ऊपर चले जाएं जो पेशाब की नालियाँ गुर्दे से आ रही हैं वहाँ पे इन्फेक्शन से भी हो जाएगा, और आखिरी बात यह है कि अगर गुर्दों के अंदर इन्फेक्शन आ गया तो भी यूटीआई उसको कहेंगे। तो ये हमारा गुर्दों से लेकर पेशाब की नाली तक का पूरा ट्रैक्ट है। कहीं पे भी इन्फेक्शन किसी भी वजह से, अब एक वजह मैंने बता दी कि गुर्दों में अगर स्टोन पड़े हुए हैं तो ये इन्फेक्शन की कॉज हो सकते हैं। अच्छा, नीचे से इन्फेक्शन ऊपर गुर्दों को जा सकता है, ये भी वजह है। इसमें एक पब्लिक टॉयलेट की बात है, दूसरा यह कि हमारी अपनी सफाई, हाइजीन कितना हम, अब विंटर में ख़ास तौर पर यूटीआई का इंसिडेंस जो है ना वो बढ़ जाता है, ज़्यादा होता है ख़वातीन में ख़ास तौर पर। वजह यह है कि हम थोड़ा सा मौसम के अतबार से, पानी ठंडा होने से रिलक्टेंट होते हैं, यूरिन को रोक के रखते हैं, या अगर हम सफाई का भी उतना साफ़ सुथरा नहीं कर पाते मौसमी एतबार से या पानी के टेम्परेचर की वजह से, तो जिसकी वजह से ये चीज़ें हो जाती हैं। टेस्ट कौन से कराने हैं? टेस्ट बड़े सिंपल हैं। सबसे पहले अगर आपको पेशाब में कोई जलन, तकलीफ़,
प्लीज खुदारा इसको इग्नोर ना करें। हम ये करते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, हमने पानी कम पिया तो उससे जलन हो रही है। बेशक उससे हो, एक टेस्ट करा लेंगे ना तो हमारी जिंदगी आने वाली आसान हो जाएगी। कौन सा यूरिन कंप्लीट टेस्ट, ये सबसे पहला कल्चर टेस्ट, यूरिन कंप्लीट टेस्ट पहले। हाँ, पहला टेस्ट होगा यूरिन कंप्लीट, इसके साथ होगा दूसरा टेस्ट है यूरिन कल्चर जिसको हम कहते हैं। तीसरा टेस्ट है कि एक आपने अल्ट्रासाउंड कराना है अपना पेट का, जिसमें किडनीज और मसाना देखा जाएगा, और एक सीबीसी का टेस्ट है जिसमें हम देखते हैं कि कोई इन्फेक्शन ब्लड में तो नहीं आ चुका। ये 4 चीज़ें, और एक क्रेटिनिन है जो गुर्दे के फंक्शन का टेस्ट है। अब मैं बताता हूँ जो हम कीमत की बात करते हैं। हाँ, मैं कह रही थी कितने के टेस्ट हैं सारे? ये 5 चीज़ें मैंने मेंशन किया, दोबारा दोहरा देता हूँ। यूरिन कंप्लीट, यूरिन कल्चर, अल्ट्रासाउंड, क्रेटिनिन का टेस्ट और एक सीबीसी। किसी भी सरकारी अस्पताल में आप चले जाएं, या तो आप फ्री करा सकेंगे और या चंद 100 रुपए लगेंगे, इससे ज्यादा की बात नहीं है। अच्छा, ये मैं सरकारी अस्पताल की ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जो अफोर्ड कर सकते हैं। ये टेस्ट जितने मैंने बताए हैं ना, ये 3-3.5 हज़ार रुपए से ज्यादा नहीं है। ठीक है, आप देखें, अब आपने फैसला करना है कि 10,000 का ट्राउज़र पहन लूँगा तो क्या 3,500 का ये टेस्ट करा के और अपनी बीमारी को जल्दी पकड़ूँ, जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए, ऑर्गन का डैमेज नहीं हुआ, हेल्थ का डैमेज नहीं हुआ, तो बचत आ गई। बचत आ सकती, आपको नुकसान नहीं है इन पैसों का, ये मैं आपको बता दूँ। और डायलिसिस जो है इसके आखिरी स्टेज होती है। उसके बाद आप देखें कि अगर आपने यहाँ पे ना किडनी स्टोन को लिफ्ट कराई, ना यूटीआई को लिफ्ट कराई, ना शुगर बीमारी को लिफ्ट कराई, तो एंड क्या होगा? डायलिसिस। डायलिसिस फिर आप देखें, पैसों की बात नहीं है, वहाँ पे मशीन डिपेंडेंट ज़िंदगी है। हमारे मुआशरे में एक पेशेंट का डायलिसिस हो रहा है तो पूरे ख़ानदान का हो रहा है। भला कैसे? कि वो डायलिसिस मशीन पे बैठा हुआ, 3 बंदे साथ डायलिसिस अस्पताल में बैठे हुए हैं, वो अपना काम नहीं कर सकते, घर का काम नहीं कर सकते, फैमिली बर्डन। तो पूरी फैमिली, हमारा मुआशरती निज़ाम इस तरह का है, हमारा वेस्टर्न नहीं, बहुत ज़्यादा है ऑब्वियसली। और प्लस एड ऑन आ जाए कि फिर जब आपको पे करना पड़ेगा तो आप देखें कि बात हज़ारों की नहीं, फिर लाखों की है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, इतना फ्रूटफुल सेशन हुआ है, आपने बड़े डिटेल तरीके से समझाया है कि डायलिसिस तक जाने से पहले हमने जिन स्टेजेस से गुजरना है और इन स्टेजेस जो है वो हम कैसे कर्व कर सकते हैं, वहीं फिल्टर्स लगा सकते हैं। आपने इतना अच्छा सेगमेंट रखा, और लास्ट एक ही मेरा लफ्ज़ होता है हर प्रोग्राम के बाद, सेहतमंद मुआशरा ही सेहतमंद पाकिस्तान की निशानी है। वाह वाह, तो इसको सोचें बस। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर अली सकलैन, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। बहुत डिटेल सेशन से उन्होंने बताया है किडनी की सेहत कैसे रखनी चाहिए, और मौसम सर्दी के मौसम में ख़ास तौर पे जो है वो अक्सर जो लोग हैं वो शिकायत करते हैं कि उनको गुर्दे की तकलीफ़ है, गुर्दे में पथरी आ गई है। तो पथरी के स्टेजेस भी बताए हैं, पथरी का इलाज भी बताया है, अलामात भी बताई हैं, और डाइट प्लान आपने क्या लेना है वो भी बताया है, और बचना कैसे। और जिन अफराद को यूटीआई का इशू होता है तो उनको भी इस चीज़ को बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के पास जाके प्रॉपर रूल आउट कराना चाहिए कि यूटीआई बार बार क्यों हो रहा है, और बार बार इस मौसम में जो किडनी की शिकायतें हैं वो भी क्यों हो रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी आज, आप लोगों को आई नो कि पसंद आई होगी। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। बात करते हैं कैलीग्राफी की। आर्ट की बहुत ही खूबसूरत फॉर्म है, बड़ी माइन्यूटेस्ट फॉर्म है और बड़े खूबसूरत तख्लीक की जाती है, और महज खूबसूरत ही नहीं बल्कि एक ज़बान को फ़न में ढालने का अमल है। और आज के डिजिटल दौर में यही फ़न हज़ारों नौजवानों के लिए मुस्तकिल आमदनी का भी ज़रिया बनता जा रहा है। अगर आप अच्छे हैं, प्रोफेशनल कैलीग्राफर हैं, तो आप अपनी तख्लीक को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जैसे फायर हो गया, अपवर्क्स हो गए, फ्रीलांसर पर भी फ़रोग करके आमदनी जो है वो हासिल कर सकते हैं। और सबसे ख़ास बात, आपका काम जब तक फ़रोख्त होता रहता है, आमदनी का सिलसिला भी जारी रहेगा। दुनिया भर में कैलीग्राफी एक बहुत ही वाइडल सब्जेक्ट और बहुत डिमांड में है। अरबी, उर्दू, फ़ारसी रस्मुल ख़त पर मबनी कैलीग्राफी को ख़ास तौर पर अरब ममालिक, तुर्की, यूरोप और जनूबी एशिया में बेपनाह पज़ीराई हासिल हुई है। और हैंडमेड कैलीग्राफी के अलावा आज डिजिटल कैलीग्राफी भी तेज़ी से ही फ़रोग पाई जा रही है।
जहां नौजवान फनकार जदीद सॉफ्टवेयर के ज़रिए क्लासिकल स्टाइल्स को नए अंदाज में पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी ये बेपनाह टैलेंट मौजूद है और नौजवान फनकार अपनी तख्लीकात से ना सिर्फ मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं बल्कि दुनिया भर में अपनी शनाख्त भी बना रहे हैं। इसी मौजू पर हम बात करेंगे और हमारे साथ बहुत मशहूर जो हैं बासलाहियत पाकिस्तानी कैलीग्राफर और आर्टिस्ट मौजूद हैं जिनके आप फ़न पारे भी देख सकते हैं और मैं उनको वेलकम करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। ठीक है, तो उमैर ये सारी आपकी काविश है, आपकी तख्लीक है? जी बिल्कुल। कैलीग्राफी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते? कैलीग्राफी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी प्रैक्टिस, सबसे मेन चीज़ आपकी प्रैक्टिस है जिसे आप नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। और उसके बाद आपके रूल्स। क्या रूल्स वो क्या होते हैं? रूल्स हर ख़त के डिफरेंट हैं। अब जैसे कि हम कैलीग्राफी कर रहे हैं, इसके अंदर डिफरेंट ख़त हैं, दीवानी है, सुलस है, नस्तलीक है और बेतहाशा हैं। 3-4 बेसिक हैं, ठीक है, जिसमें से ख़त सुलस है जो कि हम मस्जिदों में भी देखते हैं, मीनार्स पे भी देखते हैं, और ख़त कूफ़ी भी हम देखते हैं, बॉक्स कूफ़ी लिखी होती है मीनार्स पे। उसके बाद अब मॉडर्न कैलीग्राफी आ जाती है, फ्री हैंड, जो कि बच्चों के लिए बहुत थोड़ा सा आसान है, बट सुलस जो है वो बेसिक है। अब इसको जब सीखते हैं हम, इसके अंदर चीज़ें आ जाती हैं, नकात, कत वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। हर लफ्ज़ का अलग है, हर लफ्ज़ का अलग एंगल है। जैसे कि हर चीज़ को बनाने का एक एंगल होता है, घर को बनाने का एक एंगल है, हर चीज़ को बनाने का एंगल, वैसे ही कैलीग्राफी को क्रिएट करने का भी एक एंगल है। दुनिया में मुस्लिम आर्ट को बहुत फ़रोग हासिल हुआ। हम देख सकते हैं जितनी भी बड़ी बड़ी मसाजिद हैं, जितने भी आप देखें ऐसे बड़े बड़े एम्पायर्स थे, उसमें मुस्लिम आर्ट का कॉन्सेप्ट आया। ख़ासतौर पर कैलीग्राफी हमने देखा, आज भी अगर हम ईरान चले जाएँ, इराक चले जाएँ, टर्की चले जाएँ, तो बड़ी बड़ी कैलीग्राफी उन्होंने लिखी हुई है और वो हाथ की कैलीग्राफी है। ऐसे ही है। तो ये कितना टाइम इसमें दरकार होता है एक मतलब कि एक फ़न पारा बनाने के लिए? फ़न पारा जब बंदा को आता है ना काम, हम एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट है जो, उसके लिए कोई टाइम दरकार नहीं है। अगर हम कहते हैं कि एक ये साइज़ की पेंटिंग हमने बनानी है, 3 to 4 आवर्स में हम कंप्लीट कर लेंगे। अगर एक हम करेंगे बात बिगनर की, तो बिगनर्स को थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उसने बेचारे ने पहले इसकी बैकग्राउंड के बारे में सोचना है, समझना है, फिर इसके ऊपर काम करना है। और हम जो एज आ प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, तो हमने एक पेंटिंग नहीं बनानी, फिर हमने साथ में 1-2 और रखनी है कि इधर से कुछ कवर होता है तो हम दूसरी को कंप्लीट कर लें। तो इस तरह हम काम करते हैं। अच्छा, आजकल देखा है कि पहले तो बहुत एग्जीबिशंस हुआ करती थी, लोगों का काम इस तरह सेल हो जाता था डिफरेंट आर्ट गैलरीज में, मगर अब कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। अब लोगों के पास टाइम नहीं जाने को, हर चीज़ डिजिटलाइज हो चुकी हुई है। अब आप अपना काम अगर लोड करते हैं आप लिंक्स पे, फायर के ऊपर, तो आपका काम बिकता है। तो क्या आप भी इसी तरह अपना काम सेल कर रहे हैं? नहीं, मैं उनके ऊपर तो मैंने सेल नहीं कर रहा, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। एग्ज़िबिशंस की जो बात आपने की है ना, ये बहुत पॉइंट ऑफ रखती है कि हम एग्ज़िबिशंस पे काम सेल करते हैं। अब एग्ज़िबिशंस पे हम यहाँ पे देखते हैं ना, लाहौर में बहुत सी जगह हैं, ठीक है, जैसे कि मस्जिद वज़ीर खां होगी और बादशाह मस्जिद वगैरह में होगी। वहाँ पे अगर हम एग्ज़िबिशंस करते हैं, वहाँ पे लोग आए होते हैं और वहाँ पे ये चीज़ें सेल होने का चांस होता है। अगर हम यही चीज़ हम अगर करते हैं अलहमरा में, ठीक है, इस तरह की जगहों पे करते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आर्टिस्ट आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी पहचान बढ़ाने के लिए चीज़ एग्जीबिशंस कराई जाती है मेन, ना कि चीज़ों को सेल करने के लिए। मैं ये कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जीबिशंस को अटेंड किया करें, ये सोच के नहीं कि हमारा काम सेल होगा, वो ये सोच के किया करेंगे हमारे लिंक्स बढ़ेंगे। और इसके साथ हमारा काम और दूसरे काम में फ़र्क क्या है, बिल्कुल, वहाँ और क्या चीज़ जो है वो चल रही है मार्केट में, क्या चीज़ हो रही है। अच्छा, थोड़े से मैं चाहती हूँ कि आप कैलीग्राफी हमें साथ साथ बना के दिखाएं। आपने एक कैनवस पे कैलीग्राफी तो लिख ली है, लेकिन इसके ऊपर जो तज़ीनो आराइश होती है, कैसे इसको प्रोमिनेंट बनाया जाता है, तो वो थोड़ा थोड़ा साथ साथ करके दिखाएं। जी जी बिल्कुल। अब हम जो मैं कैलीग्राफी कर रहा हूँ, मैं सुलस पे भी कर रहा हूँ, मॉडर्न कैलीग्राफी पे भी कर रहा हूँ। तो ये जो है ना छोटा सा फ़न पारा है, मोहम्मद और अल्लाह लिखे हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह पाक का नाम लिखा हुआ। तो ये जो है ना मैंने तैयार किया हुआ था, टाइम तो इतना नहीं होता लाइफ में। तो इसके ऊपर हम लगाएंगे लीफ। नीचे आपने टेक्सचर पेंट किया है, टेक्सचर के ऊपर आपने जो है वो कैलीग्राफी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है और ये ख़त सुलस में लिखा हुआ है। ठीक है, ख़त सुलस में लिखा हुआ है। ठीक है। अब ये जो है ना, ये हमारे पास है लीफ,
जिसे हम कहते हैं चांदी का कवर भी कहते हैं और सोने का भी। अच्छा, ये चांदी का वर्क कितने का मिल जाता है? बिकॉज ऑब्वियसली जो बच्चे ये सेशन देखेंगे या हमारा सोशल मीडिया पे जब ये क्लिप होगा तो ये पता लग सकता है उनको कि वो कहाँ से ख़रीदें और कितने का ख़रीद सकते हैं। ये मार्केट में जो है ना इस टाइम 1200 to 1500 का 100 पीसेस का मिल रहा है, वो भी उर्दू बाज़ार में। अब ये चीज़ें तो मैं खुद सेल कर रहा हूँ। इसकी जितनी भी जो है प्रोडक्ट्स हैं, कैनवस है, पेंट्स हैं, इनकी जो है ना स्टूडेंट्स सेल कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए, और इनकी निब्स जो इस्तेमाल होती हैं, कटी निब और दूसरी निब्स जो होती हैं इस्तेमाल, ये सिर्फ और सिर्फ हम स्टूडेंट्स के लिए सेल कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं उनको ला के देने के लिए, क्योंकि मार्केट में जाना फिर ला के देना, हम उनको गाइड कर देते हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये आपने वर्क, अच्छा ये किसी भी तरतीब में रख सकते हैं आप? जी बिल्कुल। अब यहाँ पे कि ये इसके ना पॉइंट्स हैं, अगर हम इसको पॉइंट्स के ऊपर रखना शुरू कर देना तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा ये। तो ये है कि इसको आपने बहुत तरीके से, अब हमारी तो प्रैक्टिस हुई है, हम इसको जैसे मर्जी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जो स्टूडेंट्स हैं ना वो इसको उठाते उठाते तोड़ देते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमारे सांस लेने से भी ना बहुत इफेक्ट करता है कि हमारा जो सांस है ना उसको भी ये हवा में बहुत ही ना ले जाता है। तो हम इसके ऊपर भी वर्कशॉप्स दे रहे हैं, कैलीग्राफी के ऊपर भी दे रहे हैं। ये जो है अपनी गोल्डन लीफ, सिल्वर लीफ लगाना कैसे है प्रॉपर तरीके के साथ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड नहीं किया जा रहा इस टाइम सही, हमारे लाहौर में ख़ास तौर पे। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको घुमा के बताया जा रहा है कि बहुत मुश्किल से। ठीक है, ये भी मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, ये अगर कोई स्टूडेंट अगर तो वो मेहनत करने वाला है, अगर तो वो देख लेगा उसको लगाना आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी हमने वो कहते हैं ना कि अच्छा ये इसकी सरफेस गीली तो नहीं रखी हुई आपने? ये वाली, हाँ, ये ग्लू लगी हुई है, ग्लू लगी हुई है, ये लीफिंग ग्लू होती है। आप थोड़ा सा इसको उठा दें, टिल्ट कर दें और कैमरा जो है हमारा दिखा सकता है क्लोजअप कि आपने किस तरीके से इसकी ना प्लेसमेंट की है, वर्क की। ये पीछे जो है हमने इसके ग्लू लगाई हुई है, पहले चौक से लिखा है। हाँ। जो भी स्टूडेंट्स हैं वो पहले इसको चौक से इसकी नक्श करें, उसके बाद इसके ऊपर ग्लू लगाएं ताकि आपकी जो ग्लू है आउटसाइड पे ना जाए और लीफ आपका आउटसाइड पे ना लगे। ग्लू कौन सी लगाई, नॉर्मल ग्लू? नो, इसकी अपनी ग्लू होती है, लीफिंग ग्लू। तो इसकी जो ग्लू है सिर्फ वही लगेगी, इसके ऊपर हम अगर दूसरी लगाते हैं तो लीफ नहीं लगेगा। अच्छा, और ये रंग अपना छोड़ देगा? ठीक, लगेगा नहीं लीफ। अच्छा, लीफ जो है ना, ये अब जैसे लग रहा है ना, अब मैं इसको ऐसे ऐसे करूँगा ये हट जाएगा। तो इसके बाद अगर हम ये इसके ऊपर UHU वगैरह इस तरह की कोई चीज़ें एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना तो वो चीज़ लगेगी नहीं, वो है सिर्फ पेपर ग्लू। पेपर ग्लू, ठीक है। और ये है लीफिंग ग्लू है, इसे हम सीसा भी कहते हैं, ठीक है, आसान लफ्ज़ों में, और एडेसिव भी कहते हैं। ठीक है, और ये बच्चों को इजीली जो है ना बाहर से मिल जाएगी। और मैं बच्चों को ये कहूँगा कि अगर आपने बाहर से लेनी है तो कीप स्माइलिंग के लें, कीप स्माइलिंग, क्योंकि ब्रांड्स तो बहुत हैं। हाँ, लेकिन ये अच्छी वाली ग्लू जो होगी, ये जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ बहुत सालों से, तो वो कीप स्माइलिंग की है। अच्छा, ये आपने जो टेक्निक टेक्सचर की इस्तेमाल की, ये स्पंजिंग से की है? नहीं, ये ब्रश से की है। अच्छा, स्टोक ब्रशेस, ये स्टोक्स लगे हुए हैं सारे। ठीक है, ये भी वही लगे हुए हैं स्टोक्स? बिल्कुल, ये स्टोक बैकग्राउंड यूज़ किया हमने। हाँ। जो कि बहुत कम टाइम में तैयार हो जाती है। ठीक है, और बैकग्राउंड को हैंडल करना ये मेन चीज़ है आपके पास। आपकी बैकग्राउंड जितनी अच्छी होगी आपका काम उतना अच्छा। क्या करने लगे आप? इसको उतारना है हमने। उतारना है, वही मैं देखना चाह रही हूँ कि आप उतारते कैसे हैं। मैं ज़रा इसको लगा रहा हूँ जहाँ जहाँ इसकी ग्लू लगी हुई है ना। हाँ, आप बिल्कुल थोड़ा सा करके भी दिखा दें, नॉट ए इशू, बिकॉज हम चाहते हैं कि साथ साथ जो है ना वो आसानी हो जाएगी, क्योंकि इतना हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है, तो कि जल्दी जल्दी। यहाँ पे ना ब्रशेस वगैरह होते हैं तो ब्रशेस के साथ काम होता है। अच्छा, आपने ये जो पूरी जो कैलीग्राफी है इस पे ग्लू लगाई हुई? बिल्कुल, ओके। चौक के साथ मोहम्मद लिखा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा, उसके ऊपर हमने उसको जो उनसे ना ग्लू लगाई, ये देखें। अब ये जो है ना आपकी ग्लू के ऊपर काम है। ठीक है, अगर आपकी ग्लू अच्छी नहीं है, आपके ऊपर सारा खराब हो जाएगा, मैस हो जाएगा। आपने ग्लू लगाई कहाँ पे? हाँ, देखिए वो आपका ऊपर वाला हिस्सा भी रहता है, उस पर भी आप लगा दें अगर है तो। बिल्कुल, हाँ। अब देखिए जहाँ जहाँ हमारा लफ्ज़ लिखा हुआ था वहाँ वहाँ हमने लीफ कर दिया, लगा दिया। अच्छा, वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है।
और ये नो डाउट मुझे इन्होंने अच्छा ये चांदी का जो वर्क है ये आपने लगाया है, जैसे कि प्राइस बताइए कि 1200 रुपए के 100 जो है वो बंडल मिल जाते हैं आपको। तो आप ग्लू लगा के लिख के आपने अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखना है, अल्लाह लिखना है या और भी कोई आयत लिखनी है तो आप उसके ऊपर ग्लू लगा के चांदी का वर्क या गोल्ड में या सिल्वर में लगा के तो इस तरह आप टेक्निक कर सकते हैं। बिल्कुल वेरी नाइस, ये बहुत अच्छी आपने टेक्निक बताई है, वेरी इन्फॉर्मेटिव टेक्निक। नॉर्मली टेक्निक्स कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में नहीं बताते। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में ना उस्ताद जो है ना वो बॉन्ड होते हैं एक स्केड्यूल के मुताबिक। हाँ, उनको जैसे कि टीचर कहते हैं हमारा ये कोर्स में जो है हम वही पढ़ाएंगे। उन्होंने एक चीज़ नहीं सिखानी, उन्होंने आपको एक्सपेरिमेंट्स जो है आपने खुद करने होते हैं, बताते जाना है। हाँ। और अब हमारे जो इंस्टीट्यूट्स में हमारे उस्ताद हैं ना जो वो हमें भी डिटेल में समझाते हैं, तो हम भी आगे जो है ना सबको डिटेल में बताते हैं। हमें ये नहीं सिखाया गया कि जो है ना चीज़ को आप वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत है। आप हालांकि वो सारा एरिया जो है हमारा सिल्वर हो गया, लेकिन नो डाउट इट्स अमेजिंग, बाकी खूबसूरत लग रहा है कि पता लग रहा है कि कोई चीज़ कोई क्रिएटिव चीज़ है। आप मिलकर दिखा दें अभी ये ना ये, हाँ इसको सीधा करके दिखाएं कैमरा में ताकि व्यूअर्स देख सकें कि किस तरीके से जो है ये जो है स्टेंसिलिंग करके उसके बाद जो है हमने बस इसको ऐसे ही रखें एक जगह। हाँ हाँ वेरी नाइस, कैसे चमक लश्चर आ रहा है इसके ऊपर और बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, नो डाउट अबाउट। अब ये जो दूसरा इस पे हम गोल्डन लीफ लगाएंगे। अच्छा गोल्डन लीफ लगाएंगे ताकि स्टूडेंट्स को दोनों का फ़र्क नज़र आए। हाँ। तो जो सिल्वर लीफ है ना इसको हैंडल करना आसान है, गोल्डन को नहीं, क्योंकि इसके ऊपर ना ये ब्लैक नहीं होता। अच्छा गोल्डन ब्लैक हो जाता है, गोल्डन ब्लैक हो जाता है। अच्छा ये भी टेक्निक है। हाँ जी, उसको जो उनसे ना हैंडल करना पड़ता है उसको वक्त के साथ साथ, जैसे कि घरों के पास नाले हैं, ठीक है, हवाएं अब आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो बहुत धुंध वगैरह इस तरह की हवाएं चलनी हैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारी पेंटिंग्स के ऊपर। अच्छा उमैर मुझे साथ साथ ये बताएं कि क्या प्राइसेस होती हैं आपकी, क्योंकि जो लोग आपसे ख़रीदना चाह रहे हैं, सीखना भी चाह रहे हैं, तो एक सेशन भी आपने दिया है, जो ख़रीदना चाह रहे हैं तो वो कैसे ख़रीद सकते हैं, क्या प्राइस होगी जैसे ये अल्लाह और मोहम्मद की? अब ये चीज़ें जो उनकी ना जो छोटे छोटे फ्रेम्स हैं इनके ऊपर ना मेहनत, अभी इसके ऊपर तो काम हमने कुछ भी नहीं किया। अभी मैं आपको काम दिखाऊँ तो इसकी बैकग्राउंड पर बहुत ज़्यादा काम होता है, जैसे हरूफ तहजी के साथ बहुत डीपली इसके अंदर काम हो सकता है, ठीक है, उसको बहुत ही प्यारा जो सा ना क्रिएट किया जा सकता है। जैसे कि ये है, ये बैकग्राउंड है, ये भी रात को तैयार हुई है, ठीक है, रात को तकरीबन 10-11 बजे बैकग्राउंड लगाई, उसके ऊपर सीधा हमने ब्रश के साथ काम कर दिया। अगर हम इसकी प्राइस की बात करते हैं ना तो प्राइस इसकी जो गया प्रोफेशनल बंदा है उसकी प्राइस अलग होगी, जो बिगनर बंदा है उसकी प्राइस अलग होगी, ठीक है। अब बिगनर्स जो इस टाइम सोचते हैं ना वो ये चीज़ सोचते हैं कि जी हमें चीज़ क्या प्राइसेस हैं, प्राइसेस बताएं ना आप जो है। अब मैं तो उसको 2000 का भी सेल करूँगा, मैं उसको 20,000 का भी सेल कर दूंगा। अच्छा डिपेंड, अब मेरे पे डिपेंड करता है मैंने सेल किसको करना है। अच्छा मार्केटिंग को मैंने कैसे हैंडल करना है। हाँ तो आप ऑनलाइन कैसे इसको हैंडल कर रहे हैं मार्केटिंग? ऑनलाइन आप देखें, आपके पास इंस्टाग्राम मेन चीज़ है, आपके पास जो मीडिया है आपकी सारी इंस्टाग्राम पे है, तो आपकी इंस्टाग्राम पे बिकती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपने देखिए इंस्टाग्राम पे लोगों ने आपके पास नहीं आना, आपने अपना ऐड रन करना है। आजकल ऑटोमेटिकली आपने जितनी भी चीज़ें आजकल, वैसे ये प्राइस 2000 से 2000 बिगनर एज अ बिगनर अगर कोई बच्चा ये चीज़ बनाना चाहता है कि अपना काम शुरू करना चाहता है, उसको मैं छोटा सा टिप दूंगा कि वो इसी तरह के छोटे कैनवसेस ले, उसके ऊपर अल्लाह के नेम लिखे। एक तो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अक्सर बाज़ारों में स्टॉल्स लगते हैं, ठीक है, वहाँ पे अपने छोटे छोटे फ्रेम्स आप रखें और वहाँ पे जो है अपनी ये पेंटिंग्स को आराम से सेल करें, ना आप इनको फ्रेम कराएं, क्योंकि फ्रेम जो है फ्रेम आपका 700-800 का हो जाना, जिसने लेनी है वो खुद ही फ्रेम करा लेगा अपनी मर्ज़ी से। आप सिंपल इस तरह की पेंटिंग बनाएं, बनाने के बाद आप इसको वहाँ पे रख के। सबसे ज़्यादा कैलीग्राफी की डिमांड किधर है? सबसे ज़्यादा ईरान में भी है, क्योंकि वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान में यह है कि हमने अपनी कदर को खुद गिराया। अब मेरे पास ना रिसेंटली हमने एक ग्रुप बनाया जिसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स को हम काम सिखा रहे हैं। और अलहमरा में भी हम रिसेंटली प्लाक में अगले महीने फ्री वर्कशॉप्स। अच्छा पिलाक में? हाँ, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर में। वहाँ पे हम एक एग्जीबिशन भी रखने जा रहे हैं और वहाँ पे हम एक जो है अपना वर्कशॉप भी करवाने जा रहे हैं। उसके अंदर हमारे जो सीनियर उस्ताद हैं वो काम कराएंगे, ठीक है, ना कि हम कराएंगे। हम भी वहाँ पे। तो आपका एडमिरेशन इंस्पिरेशन जो थी वो कौन थी कैलीग्राफी के हिसाब से? देखिए जब बंदा काम स्टार्ट करता है ना, ये है दरिया, समुंदर है, इसके अंदर एक आधा नाम तो आप ले सकते हैं ना कि कौन सा कैलीग्राफर? जब हमने काम स्टार्ट किया था तब हमें अमजद अलवी लगे थे। अच्छा, ठीक है। उसके बाद आगे जाते जाते अब जो मेरे हैं ना वो सर इमरान है। अच्छा, ठीक है।
मौका मिले तो कभी आपसे मिलवाएंगे भी। वो बहुत अच्छे जो है और नामवर खतात हैं, बहुत अच्छे हैं, जिनसे मैंने मिला हूँ ना, एक दफ़ा मिला हूँ और मुझे ऐसे लगा कि मैं इनसे ना पता नहीं कितने अरसे से इनको मैं जानता हूँ। हाँ। और ये जो काम है ये उनकी देन है। हुनर कदम में जो सीखा था वो अलग था, और जो सर इमरान ने मुझे शॉर्ट टाइम में सिखाया वही आपके सामने है। खुद ही आगे गिर गए। नहीं बहुत खूबसूरत है। तो ये चीज़ें होती हैं कि आपको गाइड कौन कर रहा है, आपको समझा कौन रहा है। अब हमारे लाहौर में ना, पाकिस्तान की तो मैं बात नहीं करूँगा, पाकिस्तान तो बहुत बड़ा है। अब जो लाहौर है ना, इसके अंदर हर कोने पे उस्ताद बैठा हुआ है। अच्छा। हर कोने पे, उर्दू बाज़ार चले जाएं, अनारकली चले जाएं, हालांकि अलग अलग फेम है, वहाँ पे हर कोने पे हर उस्ताद बैठा हुआ है। बादशाह मस्जिद के अंदर 2 उस्ताद बैठे हुए हैं, वहाँ पे लाइव वो काम सिखा, वो लाइव काम कर रहे होते हैं। तो अब ये है कि हमने अपने मुताबिक अपना उस्ताद चूज़ करना है कि आपको जिसका काम समझ आ रहा है, जिसकी टेक्निक समझ आ रही है। आजकल ना यहाँ पे ये हो रहा है, उस्ताद सारे हैं, समझा कोई नहीं रहा। मेन मसला ये है। लेकिन आपने सीख लिया है ना, तो आप अब अपनी शागिर्दी में बहुत से लोग लेके आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उमैर, कैलीग्राफर हैं। आपने उनका काम देखा है, हमने लाइव आपको दिखाया है, लाइव सेशन भी दिलवाया है कि किस तरह आप कैलीग्राफी में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। और कैलीग्राफी जो है एक बहुत खूबसूरत आर्ट है, ये इस्लामिक आर्ट है, इस्लामिक वैल्यूज़ हैं हम सब के लिए। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि हम सब के घरों में कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कोई ना कोई कैलीग्राफी ज़रूर लगी होती है, जो कि हम लेकर आते हैं बाज़ार से स्पेशली या किसी एग्जीबिशन से। तो इस आर्ट को हम घर में ख़ुद बना के भी सीख सकते हैं, अपने घर के कोनों को इस आर्ट से आरास्ता कर सकते हैं और अपने बच्चों के अंदर भी इस आर्ट की ना अवेयरनेस डाल सकते हैं। उनको वर्कशॉप्स दिलवाएं, उनको छोटे सेशन दिलवाएं और वो अपना ये सब काम जो है वो अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में भी लगा सकते हैं, जिससे अर्निंग भी होगी और डेवलपमेंट भी होगी, स्किल भी आएगा और अपनी पहचान भी बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूज़। दुनिया तेज़ी से बदल रही है, डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब शायद जो है सबसे तेज़ी से आगे बढ़ा है। वो मुल्क जो कभी सिर्फ तेल की दौलत के हवाले से पहचाना जाता था, मगर आज जदीद टेक्नोलॉजी और शानदार तामीरात और अनोखे विजन से दुनिया को हैरान कर रहा है। अब वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के तहत सऊदी अरब दुनिया को देने जा रहा है एक और हैरानकुन तोहफ़ा। वो तोहफ़ा क्या है? दुनिया का पहला हवा में मुअल्लिक जो है स्काई स्टेडियम। जी हाँ, एक ऐसा स्टेडियम जो ज़मीन पर नहीं बल्कि 350 मीटर यानी 150 फुट की बुलंदी पर मुअल्लिक होगा। ये अजीमुल शान मंसूबा सऊदी अरब के मुस्तकबिल के शहर न्योम में तामीर किया गया है। वही न्योम जिसे जदीद इंजीनियरिंग का शाहकार कहा जाता है। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक इस मंसूबे की वीडियोज़ ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। ये सिर्फ एक स्टेडियम नहीं है बल्कि सकाफत, खेल और टेक्नोलॉजी और तफरी का मरकज़ है। इसमें जो है 66,000 जो है शायकीन के बैठने की गुंजाइश रखी गई है। और सबसे हैरान कुछ बात ये भी और हैरत अंगेज़ बात यह है कि ये स्टेडियम मुकम्मल तौर पर शमसी तवानाई और हवा से चलाया जाएगा, यानी माहौल दोस्त, जदीद और पायदार। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मनसूबा 2032 में मुकम्मल होने का इम्कान है और मुमकिन तौर पर 2034 में फीफा वर्ल्ड कप में भी जिसकी मेज़बानी सऊदी अरब करेगा, इसके लिए भी ये इस्तेमाल किया जाएगा। वाटर इनोवेशन, वाटर क्रिएटिविटी और क्या सोच है। जब ये स्टेडियम जो है पहली बार लाइट्स इसकी जगमगाएंगी तो क्या कहते हैं ना कि सिनेरियो देखने में आएगा। ये सिर्फ एक खेलों की इमारत नहीं है बल्कि एक नया आलमी निशान, जिसको ग्लोबल लैंडमार्क भी कहते हैं, जहां मेंस और वुमेन्स फुटबॉल क्लब्स होंगे, आलमी इवेंट्स होंगे और एक ऐसा तजर्बा होगा जो कि ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान पर होगा। सऊदी अरब का ये कदम सिर्फ खेलों की दुनिया में नहीं है बल्कि तामीराती तारीख में भी एक नए बाब का आगाज़ है, क्योंकि जहाँ बाकी दुनिया ख्वाब देखती है, सऊदी अरब वहाँ स्काई स्टेडियम तामीर कर देता है। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा है कि डेवलपमेंट्स हो रही हैं और कहा यह जा रहा है कि सऊदी अरब जो है अगला एक मॉडर्न मुल्क बनने जा रहा है, जहां डेवलपमेंट्स होगी, जहां टेक्नोलॉजी की नई राहें खुलेंगी और लोगों को बहुत सी जॉब्स के मौके होंगे, रोज़गार होगा। जहां सऊदी अरब जो है बहुत ही कंजर्वेटिव तौर पर जाना चाहता था, मगर अब जो है बिल्कुल एक नई मिसाल जो है वो कायम कर दी है जब से मोहम्मद बिन सलमान जो हैं जो है लीड कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए कहते हैं ना कि एक खुशी की लहर लेकर आता है। और हमारे सोशल मीडिया पे जाएं और जाके हमारे कंटेंट पे ज़रूर कमेंट करें। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।